नमस्कार पाठकों, द मैजिक ऑफ वर्ल्ड्स में आपका स्वागत है। सारे नावेल मेरे द्वारा संपादित और अनुवादित है। यह है आप विभिन्न प्रकार के काल्पनिक दुनिया देख सकते हैं। अब तक आपने देखा, नूर ने हाल ही में संयुक्त सर्चिंग थमल साइट का उपयोग करके अपने आसपास के कई प्राणियों का तुरंत पता लगाया, जिससे उसने पहले कभी नहीं देखे गए सभी प्रकार के जीव दिखाई देने लगे। ठंडे खून वाले जीव जो अपने आसपास के तापमान को मापते थे, वे इस कौशल के उपयोग से उसे अभी भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। एक ही विचार के साथ इस कौशल ने उसकी आंखों को उस दिशा और प्राणी पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी जिसके बारे में वह सोच रहा था। अब आगे, अध्याय 141 लिक्विनिया। यह उन शहरों में से एक था जो यूफोटिक जोन में था, जहां सूरज की रोशनी अभी भी पहुंच सकती थी। शहर के चारों ओर हर तरह का जीवन था, क्योंकि इसके केंद्र में एक बड़ा बुलबुला था जो किसी भी पानी को अंदर आने से रोकता था। यह एक ऐसा शहर था जिस पर अटलांटिस का नियंत्रण था। उनके इतिहास में यह उल्लेख किया गया था कि अटलांटिस मूल रूप से मानव जाति के थे, लेकिन समुद्र में काफी समय बिताने के बाद उन्होंने वहां रहने के लिए खुद को ढाल लिया। दिलचस्प बात यह थी कि उनके नियंत्रण वाले अधिकांश शहरों में कई ऐसे क्षेत्र थे जहां उन्होंने अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके हवा के ऐसे पॉकेट बनाए जहां पुरानी मानवीय गतिविधियां की जाती थीं। उनके समकक्ष मरफोक समुद्र को पूरी तरह से पसंद करते थे। उनके शहर पूरी तरह से पानी में घिरे हुए थे क्योंकि यह उनका प्राकृतिक घर था। नूर ने लिक्विनिया शहर को देखा और अपने आसपास की नई चीजों को उत्सुकता से देखा। उसने रोशनी से भरा एक भविष्य का शहर देखा, जिसमें कई वाहन थे जो शहर के चारों ओर खड़ी सबसे भयानक हथियारबंद पनडुब्बियों की तरह लग रहे थे। ये इमारतें गॉथिक वास्तुकला और सबसे भविष्यवादी संयोजनों का मिश्रण थीं, जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं। कुछ ऊंची गगनचुंबी इमारतें इतनी शानदार ढंग से बनाई गई थीं कि ऐसा लगता था मानो जेंगा ब्लॉकों को एक साथ जोड़ दिया गया हो। अटलांटियन और मरफोक अपने हाथों में चमकते त्रिशूल लेकर परिधि के चारों ओर तैरते रहते थे जब वे अंदर बाहर जाते थे। ये वह शहर था जहां से 3 अटलांटियन आए थे जिन्हें उसने अभी अभी मारा था। उसे जो यादें मिली थीं, उनके अनुसार वे उन्हीं प्राणियों के अधीन थे जिनका वह पीछा कर रहा था, जहां वे एक दानव राजा के अधीन एक सेना के उपविभाग के संपर्क में थे। राक्षस पहले से ही अटलांटिस की खोई हुई दुनिया में सक्रिय रूप से घूम रहे थे और स्थानीय लोगों के साथ संबंध बना रहे थे, जिससे कमजोर दिल वाले लोगों को उनके अपने लोगों के खिलाफ भड़काया जा रहा था। जब वे 3 गद्दार मर गए, जिन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दोस्त को मार डाला था, तो उन्होंने यादों के अलावा कुछ और चीजें भी प्रदान की। निम्न स्तरीय टेलीपैथी आप अपने विचारों को अपने आसपास के लोगों तक भेज सकते हैं। दूरी सीमित है। जलीय अनुकूलन समुद्र आपका घर है। जब भी आप पानी में होते हैं तो आपकी गति और गतिशीलता बढ़ जाती है। फुटमैन का त्रिशूल एक त्रिशूल जिसे मामूली विशिष्टता वाले लोग युद्ध के लिए उपयोग करते हैं। उपहार 2 कौशल और त्रिशूल थे जो 3 रंग के अटलांटियन इस्तेमाल कर रहे थे। टेलीपैथी कौशल वह था जो समुद्र में रहने वाले कई प्राणियों के पास था और जिसका इस्तेमाल वे करते थे, जबकि जलीय अनुकूलन बस पानी में घूमने की आसानी को और बढ़ाने के लिए था। इस कौशल का उपयोग करते हुए तैरते हुए पार करना और भी आसान लगा, क्योंकि नूह पानी के नीचे के शहर के पास पहुंच गया था, जिसमें बड़ी बड़ी नलियां थीं जो हवा से भरे शहर के कोनों में अंदर बाहर जाती थीं। शहर और उसकी घटनाओं की यादें उसके सिर में घूमने लगीं जब उसने पहला कदम उठाया। इस दुनिया में उससे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इस बारे में पहले से ही एक सामान्य विचार था, और अटलांटियन की यादों ने एक गहन मार्ग प्रदान किया जो नूह को पहले से निर्धारित मार्ग का अनुसरण करने की अनुमति देगा, साथ ही इस दुनिया में वास्तविक शक्ति रखने वाले प्राणियों की श्रेणी में शामिल होने में सक्षम होगा। ऐसा करने के लिए एक पहचान प्राप्त करनी होगी, और यह उस रैंक के अटलांटियन नहीं हो सकते थे जिन्हें उन्होंने अभी अभी नीचे गिराया था। वह शक्ति बड़ी तस्वीर में कोई सेंध नहीं लगा पाएगी। फिर भी पहचान प्राप्त करने का एक आसान तरीका खुद को प्रस्तुत करता है, क्योंकि वर्तमान में लिक्विनिया शहर में एक परीक्षण आयोजित किया जा रहा था, जिसमें यह चुनना था कि कौन से चैंपियन को लॉस्ट वर्ल्ड के केंद्र में भेजा जाए। समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों में स्थित शहर अटलांटिस, पूरे विश्व का नाम रखने वाले शहर के रूप में, यह एक भव्य स्थान था जो इस दुनिया के नियंत्रण का केंद्र था। हालांकि वहां पहुंचना कई लोगों के लिए सिरदर्द था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आप समुद्र के नीचे जितना गहरे जाते, आपको शक्तिशाली गहरे समुद्री जीवों का सामना करना पड़ता जो दोपहर के भोजन के लिए अटलांटिस और मरफोक को झुंड में मार देते थे। समुद्र बहुत बड़ा और चौड़ा था, जो दुनिया के अधिकांश हिस्से को कवर करता था। इसमें कई शक्तिशाली जीवों की प्रजातियां थीं जो इसके पानी में शिकार करते थे, और उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। सुरक्षा के एकमात्र क्षेत्र वे थे जो दुनिया द्वारा ही प्रदान किए गए थे, जहां लिक्विनिया और अटलांटिस जैसे शहर समुद्र के आशीर्वाद से घिरे हुए थे। समुद्र का आशीर्वाद एक सुरक्षा क्षेत्र था जो कई पानी के नीचे के शहरों को काफी दूर तक घेरे हुए था,
जिससे उन्हें घूमने के लिए एक सुरक्षित वातावरण मिलता था। हालांकि जैसे ही आप सुरक्षा क्षेत्र से बाहर निकलते, आप गहरे पानी में घूमने वाले कई राक्षसी समुद्री जीवों का भोजन बन सकते थे। अटलांटिस शहर, जो इस दुनिया का केंद्रीय स्थान था, वह सबसे गहरे हिस्सों में था जहां सबसे शक्तिशाली प्राणी बेकाबू होकर घूमते थे, और फिर भी ये वह जगह थी जहां अटलांटिस और मरफोक सबसे ज्यादा समृद्ध थे। लिक्विनिया शहर में मौजूद भविष्यवादी रूप उन्नत लग रहा था, लेकिन इसकी तुलना अटलांटिस में पाई जाने वाली चीजों से नहीं की जा सकती थी। इस शहर में आने के लिए एक पहचान की जरूरत थी, और एक चैंपियन की पहचान सबसे अच्छी थी। नूह खूबसूरत दिखने वाली पनडुब्बियों और तेज त्रिशूल वाले अटलांटिनों को पार करते हुए आगे बढ़ा, क्योंकि उसका आकार समुद्र तल की ओर तैर रहा था, जहां कई आकृतियां इकट्ठी थीं। पानी के माध्यम से शक्तिशाली शॉक वेव्स प्रसारित होने के कारण पहले से ही एक नकली लड़ाई हो रही थी। 2 अटलांटियन खुशी से अभ्यास कर रहे थे क्योंकि उनके आंकड़े मुड़ रहे थे और घूम रहे थे। नकली लड़ाई की देखरेख एक मरमैन कर रहा था जो एक चमकदार हरे रंग का त्रिशूल पकड़े हुए था, साथ ही एक नियॉन कवच जो उसके पूरे शरीर पर लिपटा हुआ था। इस विशाल समुद्र में रहने वाला कोई भी जानकार व्यक्ति उसकी शक्ति को महसूस किए बिना ही यह जान सकता है कि इस प्रकार का कवच पहनने वाले व्यक्ति की पहचान कौन करता है। शक्ति के क्रम में वे नीले, नियॉन और फिर सोने के थे। कवच अटलांटियन तकनीक के टुकड़े थे जो केवल सबसे शक्तिशाली लोगों को दिए जाते थे, जिससे उनकी लड़ने की शक्ति में और वृद्धि होती थी। वे उन प्राणियों के लिए महाकाव्य, पौराणिक और पौराणिक के अनुरूप थे जिन्होंने उन्हें पहना था। समुद्र तल पर स्थिर रूप से तैरता हुआ मरमैन पौराणिक रंग की एक शक्तिशाली आभा छोड़ रहा था, नियॉन कवच इसे और भी अधिक बढ़ा रहा था। नूह को सभी प्राप्त स्मृतियों से रीति रिवाजों का पता था, इसलिए वह शक्तिशाली जलमन के पास पहुंचा और उससे कुछ मीटर पहले रुक गया, अपने हाथों में पकड़े त्रिशूल को अपनी छाती की ओर लाया और जोर से बोला, नियॉन कमांडर, मैं चैंपियंस का परीक्षण लेना चाहूंगा। आवाज शक्तिशाली ढंग से गूंजी और दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर उन्होंने सीटी बजानी शुरू कर दी। हा, हमारे पास एक और प्राणी है जो एक ही कदम में स्वर्ग से नीचे उतरना चाहता है। अरे अरे अरे, उसकी आंखों में चमकते आत्मविश्वास को देखो, शायद वह भविष्य का चैंपियन है जो खतरनाक पानी से होकर अटलांटिस की ओर जाने वाला है। जैसे ही नियॉन कमांडर ने नूह को देखा, बहुत सी चीखें और बड़बड़ाहटें फूट पड़ीं, जिसके तुरंत बाद एक टेलीपैथिक विधि भेजी गई। मुकदमे के दौरान आपकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि मैं पीछे नहीं हटूंगा। लीजेंडरी कमांडर होशियार था, उसने सबसे पहले टेलीपैथी के जरिए संचार शुरू किया, एक ऐसी क्षमता जो सिर्फ अटलांटियन और मरफोक के पास ही थी। अगर नूह कुछ और होता तो उसे तुरंत ही पता चल जाता। नियॉन कमांडर के प्रश्न का उत्तर देते समय निम्न स्तरीय टेलीपैथी का उपयोग करते हुए उसके होठों पर हल्की मुस्कान दिखाई दी। मैं चैंपियन का खिताब पाने के लिए इससे कम की उम्मीद नहीं करूंगा। संदेश दर्ज होते ही महान जल पुरुष की आंखों में चमक आ गई और उसके मुंह में क्रूर मुस्कान के साथ उसके डरावने सफेद तीखे दांत फैल गए। अच्छा, आओ, अध्याय समाप्त। अब आगे, अध्याय 142 चैंपियन। लिक्विनिया शहर में पानी के नीचे की हलचल से भरे जहाजों और शानदार इमारतों के पास एक कृत्रिम समुद्र तल पर यह तय करने के लिए लड़ाई चल रही थी कि क्या एक अटलांटियन चैंपियन की उपाधि के योग्य है। इस उपाधि को प्राप्त करने वालों को समुद्र की गहराइयों में अटलांटिस तक खतरनाक यात्रा करने का अधिकार प्राप्त होता था, जहां एक और भी भव्य मंच उनका इंतजार कर रहा था। नियॉन कमांडर परीक्षण को गंभीरता से ले रहा था, अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहा था क्योंकि उसके चारों ओर का पानी कंपन कर रहा था और गर्म हो रहा था। उसके हाथों में चमकता हुआ त्रिशूल और भी अधिक चमक उठा क्योंकि हरी किरणें निकलकर नूह की ओर बढ़ रही थीं। इस शक्तिशाली पौराणिक मरमन के त्रिशूल से निकलने वाली घातक हरी किरणों का मुकाबला करने के लिए कई तरह के कौशल थे और दानव राजा की हकी को सबसे पहले सक्रिय किया गया। पूरे क्षेत्र के चारों ओर समुद्र कांप उठा क्योंकि आसपास के लोगों को लगा कि वे नीचे डूब रहे हैं। मरमन को बल का झटका महसूस हुआ क्योंकि उसे लगा कि उसके ऊपर एक कुचलने वाला वजन गिर रहा है, जिससे उसका चेहरा गंभीर हो गया। डेमन किंग की हकी के बाद एक ऐसा कौशल आया जिसने नूह की गति और क्षति को बहुत बढ़ा दिया, जबकि दुश्मन की चाल और बचाव को सख्ती से बांध दिया। नीला रूनिक सिगिल जो लाल रेखाओं के साथ जड़ा हुआ था, दोनों पौराणिक प्राणियों को कवर करने के लिए फैला हुआ था। दूसरी तरफ के मरफोक को और भी अधिक दबाव महसूस हो रहा था। अगला एक ऐसा कौशल था जो सीधे आगे बढ़ने वाली घातक हरी किरणों और नियॉन कमांडर से निकलने वाली बुदबुदाती गर्मी का मुकाबला करता था। ये आर्कटिक ब्रीथ था। नूह का मुंह खुल गया और विनाशकारी बर्फ के तत्व संघनित हो गए, जिससे बाहर की ओर बर्फ की एक विस्तृत किरण बन गई। वूम! सांस ने एक मधुर ध्वनि निकाली, जैसे वह हरी किरणों से टकराए और उन्हें नष्ट कर दिया तथा नियॉन कमांडर के शरीर तक पहुंच गई, जिससे उनके चारों ओर सब कुछ जम गया। हा, बर्फ में लिपटे मरमैन की हंसी फूट पड़ी
क्योंकि उसके आसपास का माहौल टूटने लगा और एक बार फिर गर्म होने लगा। वह और भी तेजी से नूह की ओर बढ़ा, ऐसा लग रहा था कि मस्ती अभी शुरू ही हुई है। हेमरहेड्स डिलॉयट। जब जल मानव ने अपना त्रिशूल आगे की ओर तानकर चिल्लाया तो एक अद्भुत कौशल का प्रदर्शन हुआ। उसके चारों ओर का पानी ठोस हो गया और एक खतरनाक प्राणी का रूप लेने लगा, जो समुद्र के सबसे गहरे पानी में ही देखा जाता है। एक शक्तिशाली हेमरहेड शार्क की रूपरेखा ने मरमैन को घेर लिया जब वह नूह की स्थिति की ओर एक मिसाइल की तरह आगे बढ़ा। नूह ने अपने पहले संयुक्त एपिक कौशल का उपयोग करते समय नए प्रकार के कौशल का अनुभव करते हुए शानदार ढंग से मुस्कुराया। एक महान कौशल द्वारा बढ़ावा दिए जाने के बाद, जिसे दानव के पावर ज्वेल्थ द्वारा और भी बढ़ाया गया था, एपिक कौशल एक महान रैंक वाले के नुकसान के करीब था, भले ही पूरी तरह से न हो। नरकीय अवरोहन तब हुआ जब उसके शरीर के चारों ओर लाल रोशनी फैलने लगी। रोशनी तेजी से फैल गई और टूट गई, जिससे कई घने घेरे बन गए जो पानी में कंपन पैदा करते थे। गहरे लाल घेरे चमकने लगे और फिर पिघली हुई लपटों और बिजली की तेज किरणों को बाहर निकालने लगे, जिससे पारदर्शी हेमरहेड शार्क की आकृति नजदीक आ गई। वे सबसे विनाशकारी लेजरों की तरह लग रहे थे क्योंकि अधिक से अधिक गहरे लाल रंग के स्रोत बन रहे थे जो लगातार आग और बिजली की हानिकारक किरणें छोड़ रहे थे, जिससे पूरा क्षेत्र प्रभावित हो रहा था क्योंकि बिजली के आग फैल रहे थे और पानी उबलते बिंदु से बहुत ऊपर उठ रहा था। श्लोक। बिजली और ज्वाला की किरणों ने हेमरहेड शार्क की आकृति को छेद दिया, जिससे उसमें कई छेद हो गए, जिससे वह भ्रामक आकृति अस्थिर हो गई और टूटकर बिखर गई। धमाका। एक जोरदार टक्कर हुई जिससे दोनों व्यक्ति पीछे की ओर धकेल दिए गए तथा आसपास के मरफोक और अटलांटियन अपने त्रिशूल उठाकर इस शानदार युद्ध को देखकर खुशी से चिल्लाने लगे। वाह! नियॉन कमांडर के चमकते कवच पर भयंकर जलन के निशान थे। जब वह नूह की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा था, त्रिशूल को आगे की ओर लहरा रहा था और समुद्र को शांत कर रहा था। अच्छा, आपके पास चैंपियन की योग्यताएं हैं। उनके शब्दों से सद्भावना झलक रही थी क्योंकि उन्हें एक और शक्तिशाली अटलांटियन मिल गया था जो झुंड में आ रहे दुश्मनों के खिलाफ अपनी शक्ति को मजबूत कर सकता था। उनके हाथों में एक छोटा सा हरा रत्न दिखाई दिया जिसका आकार त्रिशूल जैसा था और नूह की ओर तैरता हुआ आया। ये चैंपियन का त्रिशूल है जिसे उस समय पहचाना जाएगा जब आप अटलांटिस के पास पहुंचेंगे। यह एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा और आपको सुरक्षित मार्ग प्रदान करेगा, साथ ही किसी अत्यंत लाभदायक कार्य में भाग लेने का अवसर भी प्रदान करेगा। मरमैन के तीखे दांत मुस्कान के साथ बाहर निकले और उसके हाथ ऊपर उठे और उसे पकड़ लिया। एक ऐसा खिंचाव निकला जिसने एक एंग्लरफिश को अपने हाथों में ले लिया जो एक समुद्री मील से भी ज्यादा दूर तैर रही थी। उसके तीखे दांत साफ पानी में चमक रहे थे जब उसने नीचे की ओर काटा और मछली के शरीर से बड़े बड़े टुकड़े निकाले। खून से लथपथ नजारा फैल गया। अब आपको बस इतना करना है कि समुद्र की गहराई तक यात्रा करनी है, लावा और लपटों के क्षेत्रों से गुजरना है, किलर व्हेल और वैम्पायर स्क्विड से बचना है और आशा करनी है कि आप कभी भी सोए हुए क्रैकन के आमने सामने न आए। हा, जोरदार ठहाके की आवाजें गूंज रही थीं जब मरफोक ने एंग्लरफिश के मांस और हड्डियों को क्रूरतापूर्वक काट लिया, जबकि उसके आसपास के सभी लोग हंस रहे थे और नए चैंपियन की नियुक्ति का आनंद ले रहे थे। नूह ने नई संस्कृति और व्यवहार को देखा जो वह देख रहा था और शक्तिशाली गहरे समुद्र के जीवों के उल्लेख पर उसकी आंखें चमक उठीं। आखिर वे किस तरह के कौशल सीखेंगे? उसने छोटे हरे त्रिशूल के आकार का मणि उठाया और उसे दूर रख दिया तथा जिस नियॉन कमांडर से उसका सामना हुआ था उसकी ओर सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और दूर चला गया। कुछ अटलांटियन और मरफोक पहले से ही मिलने के लिए तैर रहे थे, लेकिन उसने अकेले होने का नाटक किया और लिक्विनिया शहर में जाने वाली कई ट्यूबों में से एक के पास पहुंच गया। दोनों तरफ दरवाजे थे जहां एक बुलबुला कुछ मील तक फैला हुआ था। अटलांटियन इन हवा के झरोखों के इर्द गिर्द ऐसे घूमते देखे जा सकते थे जैसे कि वे सामान्य इंसान हों, बस उनके सिर पर सुनहरे बाल अलग अलग थे। लिक्विनिया का पूरा शहर दो हिस्सों में बंटा हुआ था, जो पूरी तरह समुद्र से ढके हुए थे तथा अन्य क्षेत्र बुलबुलों से घिरे हुए थे जो पानी को अंदर आने से रोकते थे तथा शक्तिशाली अटलांटियनों को अंदर जाने की अनुमति देते थे। नूह ने भविष्य के शहर को देखा, उस क्षेत्र में फैली हुई कनेक्टिंग ट्यूबों को देखा और अपने चारों ओर हथियारबंद जहाजों और पनडुब्बियों को देखा जब वह एक ट्यूब में प्रवेश किया और एक संरक्षित बुलबुले के अंदर आया। जैसे ही वह पानी से बाहर निकला और फिर से हवा का स्वाद चखा, पुरानी और फिर भी भविष्य की इमारतें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगीं। उसे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि इस दुनिया के निवासियों ने कैसे तकनीक और जादू को इतनी सहजता से मिश्रित किया है, क्योंकि वह उन चौकोर सवारियों को देख सकता था जिन पर अटलांटिस के लोग चढ़ते और उतरते थे। ये चुंबकत्व और मन की अवधारणा से संबंधित था, जिसमें अटलांटियन लोग विज्ञान के सिद्धांतों और सार के उपयोग को मिलाकर हवा में उड़ने वाली सवारी बनाने के साथ साथ बाहर देखे गए जहाजों और पनडुब्बियों को हथियारबंद रूपों में बदलने के लिए काम कर रहे थे। नूह की आंखों के सामने भिन्न भिन्न दृश्यों से भरी एक नई दुनिया खुल गई।
अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 143 उथल पुथल के बीच आराम। नूह ने 1 घंटे तक लिक्विनिया शहर में घूमकर अटलांटियन लोगों और उन तकनीकों का आनंद लिया जिन्हें उसने केवल चोरी की यादों में देखा था। जमीन से ऊपर उठती हुई सवारी, रंग बिरंगी डिजाइन वाली इमारतें और सबसे दिलचस्प बात, उन्नत हथियार। लिक्विनिया शहर में गार्डों को नीली रोशनी वाली बंदूकें लेकर घूमते देखा जा सकता था। ये लेजर गन थी जो रैंक एस से नीचे की किसी भी चीज के लिए घातक थी, और अगर वे पर्याप्त सावधान नहीं थे तो एपिक रैंक वाले लोगों को घायल कर सकती थीं। नूह के पास पानी के नीचे बसे पहले शहरों में से एक का पता लगाने के लिए कई चीजें थीं, लेकिन उसने पहचान हासिल करने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था जो उसे अटलांटिस में प्रवेश करने की अनुमति देगा। अब वो कुछ ऐसा कर सकता था जिसका वो पिछले कुछ घंटों से इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने मृत अटलांटियनों की यादों के बारे में सोचा जो उसने कुछ समय पहले प्राप्त की थीं। उन्होंने वह स्थान दिखाया जहां वे एक राक्षस सेना के उपविभाग से मिले थे, जहां एक एपिक कमांडर नेतृत्व कर रहा था। अगर वह इस दुनिया में पहली बार आई दानव सेना का एक हिस्सा खत्म कर सके तो ये पहले दिन का एक अच्छा अंत होगा। जहां तक इस दुनिया के शीर्ष पर खड़े दानव राजा की बात है, तो उसे समय रहते पता चल जाएगा। जैसे ही उसकी आकृति लोगों की भीड़ के बीच चली गई, उसके कई छिपने के कौशल सक्रिय हो गए, उसका मजबूत अटलांटियन भेस पतला हो गया और हर किसी की आंखों से गायब हो गया क्योंकि उसने फिर स्थानिक यात्रा को सक्रिय कर दिया। ये स्थान पानी के अंदर स्थित एक बड़ी गुफा के बाहर था जिसे कुशलतापूर्वक छिपाया गया था। बाहर से कोई हलचल नहीं देखी जा सकती थी, लेकिन खोज थमल आइज ने हवा से भरी पानी के नीचे की गुफा में कई प्राणियों को चलते हुए दिखाया। स्थान बहुत गहरा नहीं था और राक्षसों ने इसे अपने छिपने के स्थानों में से एक बना लिया था क्योंकि वे अटलांटिस और मरफोक के साथ संवाद करना शुरू कर रहे थे। इस समूह में सबसे शक्तिशाली दानव एपिक रैंक का था, इसलिए नूह ने चालों में कोई समय बर्बाद नहीं किया और क्रूर बल के साथ आगे बढ़ा। पर्याप्त गति और सटीकता के साथ राक्षसों को गिरने से पहले पता भी नहीं चलेगा कि उन्हें क्या मारा गया था। हालांकि उसे भव्य फैशन में काम करना पसंद था, इसलिए उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए हेजेमनी के ब्रश्ड सिगिल का इस्तेमाल करना शुरू किया, साथ ही एब्सोल्यूट जीरो को भी शामिल किया जिसने उसके चारों ओर के समुद्र को जल्दी से बर्फ में ढक दिया। अगले ही पल हेलिश डिसेंट को बार बार कंपन वाले घेरे के रूप में डाला गया जो पिघली हुई लौ और बिजली की लेजरों को पूरी तरह से पानी के नीचे की गुफा के चारों ओर फैला देगा। नूह के चेहरे पर एक निष्क्रिय भाव था क्योंकि वह कौशल का प्रयोग जारी रखता था, पिघली हुई लपटों और बिजली की शूटिंग शुरू नहीं करता था क्योंकि पूरी गुफा के चारों ओर अधिक से अधिक काले गोले पंक्तिबद्ध थे। खोज थमल आंखें गुफा के चारों ओर घूमने वाले सभी राक्षसों पर नजर रखती थी क्योंकि आखिरकार आदेश दिया गया था और नरक उतर आया। जज जज जजूम आग और बिजली की सघन लेजर की कई तीखी आवाजें गुफा की दीवारों से बाहर निकली और गुफा में जमा सैकड़ों राक्षसों पर बिना किसी दया के हमला कर दिया। आग और बिजली की इन लेजरों पर बर्फ की एक पतली परत जम गई जिससे वे टकराए। चीखें सुनी जा सकती थीं क्योंकि उन्हें यह अप्रत्याशित हमला महसूस हुआ जिसने अगले ही पल उनकी जान ले ली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे रैंक के यायस थे, क्योंकि सबसे शक्तिशाली एपिक कमांडर भी उन लेजरों से मर गए जो गुफा और उसमें मौजूद प्राणियों को सभी स्थानों से चीर रहे थे। ... कुछ ही सेकंड बीते और गुफा में एक भी प्राणी जीवित नहीं बचा। खोई हुई दुनिया में दानव सेना का एक दल इस तरह अप्रत्याशित रूप से और बिना किसी दया के गिर गया था। नूह के चेहरे पर भावशून्य भाव बना रहा क्योंकि वह नष्ट हो चुकी गुफा में गया और वह करने लगा जो उसे आजकल सबसे ज्यादा पसंद है, कुछ यादें हासिल करना। एक गद्दार अटलांटियन ने उसे एक राक्षस सेना के एक डिवीजन में ले जाया। इस डिवीजन की महाकाव्य कमांडर की स्मृति उसे कहाँ ले जाएगी। मृतकों से लूट और यादें इकट्ठा करने की प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगा और नूह ने कुछ ही मिनटों में ये काम पूरा कर लिया। वो लिक्विनिया शहर वापस नहीं गया और खुद को आध्यात्मिक भूमि में स्थानांतरित कर लिया जो इस समय उसके उपकरणों से जुड़ी हुई थी ताकि वह नए लाभों से गुजर सके। लघुकृत आध्यात्मिक भूमि अपनी छोटी सी दुनिया की तरह काम करती थी। जब वो पानी के नीचे घूम रहा था तब भी उसके काम करने पर कोई असर नहीं पड़ता था। उसने खुद को उस आधुनिक घर में स्थानांतरित कर लिया जिसे बनाने का उसने पहले अभ्यास किया था क्योंकि उसका चेहरा और शरीर उसके पुराने स्वरूप में बदल गया था। वह आज अटलांटिस की खोई हुई दुनिया में घूम चुका था और उसने बहुत सी ऐसी बातें सीखी जो ग्रेमोरी या ओरियास की याददाश्त में नहीं थीं और उसे इस दुनिया के केंद्र में स्थित शहर की ओर बढ़ने से पहले उसे मिली कई उपलब्धियों को पछाना था। वह लक्ष्य केवल चैंपियन की उपाधि का उपयोग करके प्रवेश करके ही प्राप्त किया जा सकता था और पुरस्कार कुछ शानदार होंगे। जैसे ही उसने जमे हुए पठार आध्यात्मिक भूमि में एकमात्र घर का कांच का दरवाजा खोला और अंदर गया, उसका शरीर सामान्य हो गया। उसे एक आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिला जहां ऊंची आयताकार चिमनी के बगल में नर्म सोफे पर नीली लपटें टिमटिमा रही थीं,
एक छोटा सा चिकना पेंगुइन अपने पैरों को ऊपर उठाए हुए था और उसका शरीर सोफे में धंसा हुआ था। उसके चेहरे पर संतुष्टि थी। सम्राट पेंगुइन के पास अब लीजेंडरी रैंक की शक्ति थी और वह आसानी से अपने शरीर का आकार बदलने जैसा कुछ कर सकता था। लेकिन उसे इतना साहसी क्या बना दिया कि वह अभी जो कर रहा था वह कर सका। ऐसा लग रहा था जैसे उसने नूह के प्रवेश को भांप लिया था, क्योंकि उसकी आंखें आलस्य से पूर्ण सतर्कता में बदल गईं। वह सोफे से उठ खड़ा हुआ। उसकी मोती जैसी आंखें उसे ऐसे घूर रही थीं जैसे वह कुछ ऐसा करते हुए पकड़ा गया हो जिसे कभी नहीं देखा जाना चाहिए था। नूह ने इस अजीब पेंगुइन को देखकर अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया, क्योंकि वह इस समय अच्छे मूड में था। चिकने पेंगुइन ने सीढ़ियों से ऊपर आते हुए नूह की आकृति को देखा। जैसे ही वह चला गया, उसने उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया और अपनी चोंच को ऊपर उठाते हुए आलीशान सोफे पर वापस बैठ गया। नूह महंगे दिखने वाले घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर गया और अपने कपड़े उतार दिए तथा तीसरी मंजिल पर उबलते गर्म और भाप से भरे पूल में आराम करते हुए फिर से पानी में उतर गया। उन्होंने आज नष्ट किए गए राक्षसों से प्राप्त लाभों पर विचार करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें कमांडर से एक ऐसा महान कौशल मिला जो उल्लेख करने योग्य था। बिजली की जंजीर जब तक ऊर्जा प्रदान की जाती है तब तक ये कौशल के समान रंग पर किसी भी प्राणी को भयावह बिजली से बांधता है। यह एक ऐसा बंधनकारी कौशल था जो उसके लिए बहुत उपयुक्त था, क्योंकि विवरण सुनकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसके पास कई कौशल थे जिनमें उसे दक्षता हासिल करनी थी और संयोजन करना था। आध्यात्मिक भूमि ने इसके लिए एकदम सही जगह प्रदान की। उसने बुदबुदाते और भाप से भरे पूल का कुछ देर तक आनंद लिया, फिर खुद को आध्यात्मिक भूमि के भूमिगत क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर किया ताकि वह अपने कौशल का अभ्यास कर सके। इस बार ये और भी मजेदार होगा, क्योंकि उसके पास उसके खिलाफ लड़ने के लिए साथी होंगे। नूह के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने उस घमंडी महान पेंगुइन के बारे में सोचा जिसने आज आराम करने का फैसला किया, साथ ही उसी रैंक के अन्य 4 जानवर भी। वे परीक्षण के लिए बेहतरीन प्रतिद्वंद्वी साबित होंगे और उसके नए कौशल से और भी अधिक परिचित हो जाएंगे, क्योंकि उसने उनकी दक्षता भी बढ़ाई है। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 144 गहराई की ओर यात्रा। समुद्र के नीचे एक अज्ञात स्थान पर दर्दनाक चीखें गूंज रही थीं। चारों ओर अंधेरा था, सिवाय हरे रंग की रोशनी के जो लाखों मीलों तक फैली हुई लग रही थी। जो व्यक्ति दर्द से चिल्ला रहा था वह एक मजबूत अटलांटियन था, जिसके पास समुद्र तल पर कई हड्डियों के भाले लगे हुए थे। वह एक स्टारफिश की तरह फैला हुआ था, क्योंकि कुछ हड्डियों के भाले उसकी हथेलियों में घुस गए थे और कुछ उसके टखनों से होकर गुजर गए थे। अटलांटियन के पास एक सुनहरा कवच सावधानी से रखा हुआ था। यह एक अटलांटियन था जिसके पास सुनहरा कवच था, जिसका मतलब था कि वह एक पौराणिक श्रेणी का प्राणी था। फिर भी उसके पास से चीखें गूंजती रहीं, क्योंकि एक छोटी सी आकृति उसके बगल में घूम रही थी। मैंने तुम्हारी हिलने डुलने की सारी क्षमता खत्म कर दी है और पीछे सिर्फ दर्द की अनुभूति ही रह गई है। उसके शब्द शांतिपूर्वक गूंज रहे थे, जैसे वह कोई सामान्य बात कह रही हो। दर्द वास्तव में एक बहुत ही दिलचस्प चीज है जो हमें सच्चाई के मूल तक पहुंचने की अनुमति देती है। उसने अपनी बात पूरी करते हुए नीचे झुकी। उसके हाथ में खून से लथपथ एक नुकीला हड्डी का भाला था जो पौराणिक अटलांटियन के चेहरे की ओर बढ़ रहा था। यह उनकी दाहिनी आंख से 1 इंच की दूरी पर खड़ा था, खतरनाक तरीके से चमक रहा था, क्योंकि लेटा हुआ प्राणी उसे नीचे गिरने से रोकने के लिए एक मांसपेशी भी नहीं हिला सकता था। स्प्लच। जब काली ऊर्जाएं तीक्ष्ण हड्डी के भाले से बाहर निकली और कोमल दाहिनी आंख को फोड़ दिया तो एक पॉप की ध्वनि सुनाई दी। क्रूर चीखें गूंजती रहीं तथा ये सब कर रहे छोटे से व्यक्ति से क्षमायाचनापूर्ण स्वर निकलता रहा। उफ, मुझे ऐसा करने से पहले एक सवाल पूछना चाहिए था। ओह, आपकी एक और आंख भी है। उसके हाथ में पकड़ा हुआ हड्डी का भाला नष्ट हो चुकी आंख से, जहां से मवाद रिसना शुरू हो गया था, दूसरी ओर चला गया। नेपच्यून का त्रिशूल कहाँ स्थित है? ... मौन। ये प्रश्न सुनते ही अटलांटियन की दर्दनाक चीखें एक क्षण के लिए रुक गईं और शेष बची आंखें, जो मुश्किल से कोई हरकत कर पा रही थीं, उस महिला पर केंद्रित हो गईं जो ये प्रश्न कह रही थी। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि वो गॉथिक काले रंग की पोशाक पहने एक किशोरी है, फिर भी जो आवाज निकल रही थी वह एक महिला की थी। अटलांटियन ने उदासीन आंखों को देखा जो अथाह छेद की तरह लग रही थी, क्योंकि एक अप्राकृतिक हंसी उसके मुश्किल से हिलते होंठों से निकलने लगी थी। हंसी दर्द से भरी हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी बची हुई आंख के ऊपर नुकीला हड्डी का भाला पकड़े हुए महिला पर एक मजाकिया लहजा था। तुममें वफादारी की भावना है न? बहुत अच्छी तरह से। जिसकी आवाज एक वयस्क महिला की थी, लेकिन शरीर एक किशोरी का था। उसके चारों ओर काली रोशनी तेज होने के साथ ही हड्डियों का काला भाला गायब हो गया। मुझे आपको बताना चाहिए कि मैंने जीवन और मृत्यु के बीच थोड़ा बहुत काम किया है और मैं आसानी से आपके खोए हुए अंगों और अवयवों को पुनर्जीवित कर सकता हूँ।
जब भी आपको ऐसा लगेगा कि आप मृत्यु के कगार पर हैं, तो मैं आपको वापस जीवन में ला दूंगा। उसके चारों ओर का अंधेरा प्रकाश और भी गहरा हो गया क्योंकि समुद्र तल पर मीलों तक उन्हें घेरे हुए हरे रंग की किरणें और भी चमक उठीं। चमकती हुई रोशनी की किरणें ऊपर नीचे होने लगी, जिससे एक तेज आवाज आने लगी क्योंकि उनके मालिक ने एक दर्दनाक खेल की तैयारी कर ली थी। रोशनी की किरणें सैकड़ों हजारों मरे हुए लोगों की आंखें थीं, उनकी शक्ति बिना किसी बाधा के पानी में फैल रही थी। अराजकता के नेक्रोमांसा बारबाटोस के कोमल हाथ अंधेरे प्रकाश से चमक उठे जब वे एक बार फिर अटलांटियन के शरीर के पास पहुंचे। यदि ऐसा होता है कि आप अब जीवन को बचा नहीं सकते, तो फिर दूसरी ओर आपकी प्रतीक्षा कर रही सेवा के वर्षों के साथ एक शानदार मृत्यु है। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई और चीखें और भी तेज हो गईं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक तीव्र गति का युद्ध चल रहा था जिसमें 5 महान राक्षस एक विशाल राक्षसी अवतार को घेरकर उस पर आक्रमण कर रहे थे, जो अंतहीन शक्ति के साथ एक तीखी तलवार को अपने चारों ओर घुमा रहा था। घने घेरे जो सघन लपटें और बिजली की चमक छोड़ते थे, कभी कभी दिखाई देते थे और कभी कभी ऊपर से बड़े हिमखंड भी गिरते थे। शक्तिशाली हमलों ने तबाही और कोलाहल मचा दिया क्योंकि नूह ने एक साथ 5 महान जानवरों के खिलाफ अभ्यास किया। जैसे जैसे उसे पीछे धकेला गया, वैसे वैसे उस पर हमले होते रहे। जब लड़ाई शुरू हुई तो वह केवल बचाव कर सकता था और 5 जानवरों को अवतार को चीरने से रोक सकता था। जैसे जैसे लड़ाई लंबे समय तक चलती रही और उसके हमले 5 जानवरों पर पड़ने लगे, लाइफस्टील ने प्रभावी रूप से सभी नुकसान को दूर कर दिया क्योंकि यह तुरंत ठीक हो गया। महाकाव्य पवित्र ब्लाइट को बुलाया गया और वो किनारे पर खड़ा रहा, अपने हजारों अपवित्र लाशों के साथ युद्ध में शामिल नहीं हुआ जिसे उसने नियंत्रित किया था क्योंकि नूह ने अकेले जानवरों का सामना किया था। 5 महान जानवरों के खिलाफ मुकाबला करना बहुत अच्छा अभ्यास था, जिससे उसके युद्ध कौशल को निखारने में काफी मदद मिली और साथ ही उसे अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए अपने सभी कौशल का इस्तेमाल करने का मौका भी मिला। जब भी हेजेमनी का भ्रष्ट सिगिल अपना कूलडाउन पूरा करता, तो 5 जानवर खुद को अगले 30 सेकंड के लिए मार खाते हुए पाते और उसके बाद जवाबी हमला करते। एक चिकना सम्राट पेंगुइन जोश से भरा हुआ लग रहा था क्योंकि उसके पंख चांदी की रोशनी से चमक रहे थे। इसका शरीर सभी तरफ बेतरतीब ढंग से दिखाई देता और गायब हो जाता क्योंकि उसके पंखों से बहुत खतरनाक हमले निकलते थे। वे प्रकाश के चांदी के ब्लेड की तरह लग रहे थे और फिर भी उनका नुकसान अन्य जानवरों के समान कौशल से अधिक था जो ज्यादातर बर्फ तत्व का उपयोग करते थे। लड़ाई कुछ घंटों तक जारी रही। अंत में नूह विजेता बना। घंटों तक जानवरों द्वारा जमीन पर पटकने के बाद अंत में उनका जोश खत्म हो गया, जबकि वह अभी भी बिना किसी समस्या के उसी गति से कौशल डालना जारी रख सकता था। एक उदास पेंगुइन को आकार में छोटा होते देखा जा सकता था क्योंकि उसकी चोंच नीचे की ओर थी और उसका शरीर दूर जा रहा था। नूह ने धीरे से सांस छोड़ी क्योंकि उसे अपनी थकान का एहसास हो रहा था। जानवर कोई मजाक नहीं थे और उसे खुशी थी कि उनमें से और भी ज्यादा लोग वहां पहुंच रहे थे। बचे हुए एपिक जानवरों में से जिन्होंने स्नो वाइन से फल खाना शुरू कर दिया था, उनमें से कुछ और लगभग सफलता के बिंदु के करीब थे और उन्हें बस कुछ और समय लगेगा। इससे अंततः उन्हें आध्यात्मिक भूमि के टियर 3 बनने के बाद उपलब्ध नए पौधों की जांच करने का अवसर मिला। आज के संयुक्त कौशल: भ्रष्ट तलवार संत का अवतार जोड़ भालू सम्राट का फर, एपिक जोड़ पैशाचिक तलवार जानवर परिवर्तन, आर्कटिक ब्रीथ जोड़ बोन स्पीयर्स, एपिक जोड़ बर्फ और हड्डियों का तूफान। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 145 गहराई की यात्रा 2। आध्यात्मिक भूमि अधिक से अधिक भिन्न दिखने लगी क्योंकि नूह ने अद्वितीय कौशल आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन का उपयोग करते हुए और भी अधिक चीजें लगाने और डिजाइन करने में अधिक समय बिताया। डिजाइनिंग के पक्ष में जब उन्होंने वास्तुकला की विशेषता के तहत अद्वितीय कौशल के पैनल की जांच की, तो उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि लिक्विनिया शहर में उन्होंने जो उन्नत भविष्यवादी डिजाइन देखे थे, वे अब उन चीजों में शामिल हो गए थे जिन्हें वह चुन सकते थे। अब उसके पास ऐसे डिजाइन थे जो तीनों दुनियाओं में आम थे और जिसके साथ वह खेल सकता था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह समय में पीछे चला गया हो जब वो कंप्यूटर गेम खेल रहा था जिसमें आप शहर और राज्य बना सकते थे। एक अच्छी बात यह थी कि उसे आध्यात्मिक भूमि में इमारतों के खत्म होने के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा। बाहर बर्फीले स्थान पर जहां उसने आलीशान सुविधाओं वाला आधुनिक घर बनाया था, उसने उसके चारों ओर नई चीजें बनानी शुरू कर दी। जानवरों की दुनिया में आम तौर पर देखी जाने वाली शराबखाने और सराय उभर आए थे। उनके डिजाइन तुरंत केंद्र में आधुनिक घर के खिलाफ बड़े अंतर को दिखाते थे। जब लिक्विनिया शहर में देखी गई बड़ी इमारतें भी दिखाई दी तो बेमेल और भी बढ़ गई क्योंकि बहुत अलग वास्तुकला से एक जटिल वातावरण निकलने लगा। वो बस उन चीजों के साथ मजे कर रहा था जो वह कर सकता था, इसलिए उसने इसके साथ खेलना जारी रखा।
दूसरी ओर ऐसी विलक्षण चीजों का रोपण किया जा रहा था जो आध्यात्मिक भूमि में पैदा हुए जानवरों की ताकत को बढ़ाने में सहायक होंगी और जानवरों की दुनिया के इस अद्वितीय खजाने के अगले उन्नयन की संभावना को जन्म देंगी। आइस फायर परसिमन, एक ऐसा खजाना जो शायद ही कभी उगता और पकता है, उसे एक विशेष वातावरण और देखभाल की जरूरत होती है। दो तत्वों का एक आदर्श मिश्रण इसके भीतर समाहित है, जो उन्हें खाने वाले प्राणियों को अगले रैंक तक पहुंचने का एक आसान रास्ता देता है। जमे हुए पठार आध्यात्मिक भूमि में पैदा न होने वाले प्राणियों के लिए प्रभाव बहुत कम हो जाता है। परिपक्वता तक का समय 1 वर्ष। पिग्मी मैलन शरीर और आत्मा के लिए अच्छा है, चोटों को ठीक करता है और तनाव को कम करता है। जब बात उनकी प्रभावशीलता की आती है तो सबसे अच्छी उपचार औषधियां भी हार जाती हैं। परिपक्वता तक का समय 2 महीने। पौधों में नई चीजों को शामिल करना स्वागत योग्य था, क्योंकि इससे आध्यात्मिक भूमि में जानवरों की ताकत को और भी बढ़ाने के लिए नए रास्ते खुल गए। जानवर अभी भी स्नो वाइन और सेक्रेड राइट से बड़ी मात्रा में फल खा रहे थे, जिससे प्रगति का विस्फोट हो रहा था, क्योंकि अधिक से अधिक ऐसा महाकाव्य बन गया था और एक नया पौराणिक जानवर अब किसी भी दिन प्रकट हो सकता था। इस सब में मुख्य कारक ये है कि क्या उनके पास इसके लिए प्रतिभा है। नए लगाए गए एकड़ों पर बडिंग फॉर्मेट स्पैमिंग के बाद पुराने पौधों के समान नए पौधों की परिपक्वता में बदलाव आया। आइस फायर परसिमोन परिपक्व होने तक का समय 3 सप्ताह। पिग्मी मेलेंस पकने तक का समय 4 दिन। ये कौशल अब तक सबसे बड़े नियम तोड़ने वालों में से एक रहा है, जिससे जादुई फलों के उगने और पकने में लगने वाले 1 वर्ष से अधिक समय को घटाकर 3 सप्ताह से भी कम समय कर दिया गया है। नूह ने नई इमारतों का डिजाइन तैयार कर लिया है और जमे हुए पठार में कई खाली भूखंडों पर पौधे लगा दिए हैं, जिससे आध्यात्मिक भूमि का पहले जैसा रूप बदल गया है। जैसे जैसे समय बीतता गया, बदलाव और भी ज्यादा स्पष्ट होता गया और उसे ये भी नहीं पता था कि कुछ हफ्तों बाद ये कैसा दिखेगा। एक बार यह काम पूरा हो गया तो अटलांटिस शहर की उनकी यात्रा शुरू हो सकेगी। चैंपियन का त्रिशूल प्राप्त करने के बाद उसे प्रभावी रूप से एक कुंजी प्राप्त हुई थी और उसे लिक्विनिया शहर में रहने की आवश्यकता नहीं थी। कुंजी ने एक जीपीएस के रूप में कार्य किया, जो उसे नीचे के भव्य शहर की दिशा की ओर इशारा करता था। चैंपियन की उपाधि वाले कई अटलांटियन या मरफोक जब तैयार होते थे तो वे अंधेरे पानी में चले जाते थे। कुछ लोग अप्रत्याशित रूप से शक्तिशाली प्राणियों के सामने गिर जाते थे, जबकि अन्य भाग्यशाली और शक्तिशाली होते थे जो गहरे समुद्र को पार कर नीचे स्थित जादुई शहर तक पहुंच जाते थे। यद्यपि अटलांटिस समुद्र के सबसे गहरे भाग में स्थित था, फिर भी उनकी विशाल शक्ति और प्रौद्योगिकी ने उन्हें उस क्षेत्र से बाहर आने के बाद भी बिना किसी बाधा के घूमने की अनुमति दी जहां समुद्र का आशीर्वाद लागू था। नूह उस गुफा में फिर से प्रकट हुआ जहां उसने राक्षसों के एक दल का नरसंहार किया था। वह जानता था कि उनकी मृत्यु के बारे में किसी को भी जल्द ही सचेत नहीं किया जाएगा। जले हुए और नष्ट हो चुके शवों को देखकर वह बाहर निकल गया और उसे कोई झटका नहीं लगा। उसने और भी अधिक यादें प्राप्त कर ली थीं और कई दानव दस्तों के छिपने के स्थान, साथ ही पास के पानी में घूमते हुए दानव भगवान का स्थान भी प्राप्त कर लिया था। 29वें रैंक का शासक दानव भगवान एस्ट्रोथ, यह विशेष रूप से शक्तिशाली था, यहाँ तक कि असमोस से भी अधिक शक्तिशाली, जो बीस्ट वर्ल्ड के खिलाफ हमले का नेतृत्व कर रहा था। उसके पास मिथकल रैंक के शिखर के करीब ताकत थी और उसकी शक्ति के बारे में सोचना भी भयानक था। हालांकि नूह जल्द ही उसके या अन्य शासकों के पास नहीं जाएगा। इसका कारण ये था कि जिस क्षण वे आपस में भिड़ेंगे, या तो उनकी मृत्यु होगी या उसकी। यदि इतनी जल्दी एक बार फिर सच्ची मौतें होने लगेंगी तो राक्षस समूह बनाकर छिप जाएंगे, जिससे उन्हें मारना और भी मुश्किल हो जाएगा। नूह के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी, क्योंकि दानव राजाओं और दानव प्रभुओं को एक साथ घेरकर मारने की योजना पहले ही बन चुकी थी। उसके पास कई यादें थीं, जिससे उसे कई महान रैंक वाले दानव राजाओं की पहचान और स्थान पता चल गया था, जिन पर वह घात लगाकर हमला कर सकता था और उन्हें मार सकता था। लेकिन वह सिर्फ पाई का एक छोटा सा टुकड़ा नहीं चाहता था, वह पूरा केक चाहता था। अगर वह अपनी मौजूदा शक्ति से काम करता तो वह 1 या 2 और शासकों को मार सकता था, इससे पहले कि वे पूरी तरह से डर जाएं और दानव दुनिया में एक साथ इकट्ठा हो जाएं। अगर वह इंतजार करता और बाद में काम करता जब उसकी शक्ति बहुत अधिक होती, तो वह और भी तेजी से आगे बढ़ सकता था और भी अधिक लोगों को मार सकता था। लेकिन उनके उन गुर्गों को खत्म करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता था, जिनमें उनके जैसे पुनर्जीवित होने की क्षमता नहीं थी। उन्हें व्यवधानों का सामना करना पड़ेगा और क्रोध में अपने दांत पीसने के लिए छोड़ दिया जाएगा, जो उनके खिलाफ आगे बढ़ रहे हैं और उनकी सेनाओं को खत्म कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई राहत या जवाब नहीं मिलेगा। जैसी की स्थिति थी, उसकी शक्ति 29वें रैंक के व्यक्ति तक भी नहीं पहुंचती थी, जो कि मिथकल रैंक में शक्तिशाली रूप से खड़ा था। अब अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाने का तरीका क्या था? अटलांटिस की खोई हुई दुनिया में आने का यह एक लक्ष्य था।
संभवतः इस दुनिया के सर्वोच्च खजाने पर अपना हाथ पाने के अलावा, जिसके लिए उसे अब की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होने की आवश्यकता थी, दूसरा मुख्य लक्ष्य समुद्र में विचरण करने वाले कई गहरे समुद्री जीव थे। ओरियास की खोई हुई दुनिया की खोज की यादों से पता चलता है कि जब वह समुद्र में बहुत गहराई तक चली गई थी तो उसे कई बार पौराणिक श्रेणी के जीवों से मरना पड़ा था। वो कुछ महीनों में बिल्कुल नई जैसी हो जाती थी और अपनी खोज जारी रखती थी और जीवों के और भी अलग अलग स्तरों से मिलती थी। योजना ये थी कि धीरे धीरे आगे बढ़ें और अटलांटिस के रास्ते में कई पौराणिक प्राणियों को पकड़ें और उसके बाद संभवतः अपनी सारी शक्तियों की मदद से एक पौराणिक श्रेणी के प्राणी से मुकाबला करें। यह आध्यात्मिक भूमि द्वारा प्रदान किया गया एक और बढ़ावा था और वह अगली चीज के लिए इसमें मौजूद जानवरों का उपयोग करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। जैसे ही समुद्र की गहराई की यात्रा शुरू हुई, उसके शरीर की संरचना जल्द ही सुनहरे बालों वाले अटलांटियन की तरह हो गई। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 146 दूसरी दुनिया से एक समूह। दिशा निर्धारित होने के साथ ही एक अटलांटियन के रूप में साहसिक कार्य शुरू हुआ जो निर्भय होकर समुद्र के गहरे पानी में चला गया। उसके आसपास सब कुछ अंधकार में और उदास था। कभी कभार बड़ी मछलियां बिना किसी चिंता के तैरती हुई दिखाई देती थीं। नूह ने कई तरह के समुद्री जीवों से मुलाकात की क्योंकि वह चैंपियन के ट्राइडेंट के संकेत का अनुसरण करते हुए लॉस्ट वर्ल्ड के अंतहीन पानी में और भी गहरे गोते लगाता रहा। जिन मछलियों के वे संपर्क में आए उनकी ताकत अलग अलग थी। मछलियों का समूह बड़ा था जो शक्ति छोड़ रहे थे, जो एफसी रैंक का प्रतीत होता था, तथा जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ती गई समूह छोटे होते गए। कुछ घंटों तक नीचे रहने और कुछ ऐसे जीवों से मिलने के बाद जिन्हें बॉस या लीडर माना जाता है और जो कौशल पुस्तकें छोड़ते हैं, वह अपने पहले महान प्रतिद्वंद्वी से मिला। जैसे ही उसने उसे देखा वह शत्रुतापूर्ण हो गया। पानी के जेट उसे अत्यधिक गति से आगे बढ़ा रहे थे। इसका आकार ब्लैक ड्रैगनफिश जैसा था, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा था और इसके दांत और भी तीखे थे। यह एक लंबी ईल की तरह दिखता था जो 10 मीटर से ज्यादा लंबी थी और इसके शरीर से तीखे कांटे निकले हुए थे। ये देखने में बहुत ही भद्दी चीज थी। नूह ने नए हमलावर को उत्साह से देखा क्योंकि वह तेज गति से पानी में भाग रहा था और डेमन किंग की हकीक से उस पर अत्यधिक दबाव डालना शुरू कर दिया। ड्रैगनफिश जिस सीधी रेखा में भाग रही थी वह दबाव कम होने पर लड़खड़ा गई, जिससे उसके नुकीले दांतों से भरे चौड़े जबड़े नूह के अटलांटियन शरीर के नीचे झूलने लगे। अद्वितीय कौशल प्राइमल कॉन्ज्यूरा का उपयोग किया गया क्योंकि ड्रैगनफिश के दोनों ओर 2 महान दुल्लाहन दिखाई दिए। उनके ऊपर बैठे बिना सिर वाले शूरवीरों के साथ मरे हुए घोड़ों को पानी में कोई परेशानी महसूस नहीं हुई क्योंकि हरी रोशनी और धुआं फैल गया। वाह! एक मधुर ध्वनि निकली जब 2 सिरहीन शूरवीरों के हाथों में हरे रंग के भाले दिखाई दिए और उन्होंने लीजेंडरी ड्रैगनफिश के शरीर पर वार किया। तराजू में सेंध लग गई और उसमें से खून बहने लगा और नूह भी पीछे नहीं रहा क्योंकि उसने केजेमनी के ब्रश्ड सिगिल को सक्रिय किया और फिर स्किल कॉम्बिनेशन से अपने पहले एपिक जोड़ कौशल में से एक को कास्ट किया। कोई भी जोड़ कौशल और संयोजन से प्राप्त कौशल सामान्य रूप से नहीं देखे जाते थे और उनके हमेशा की तरह शानदार प्रभाव थे। इसका एक उदाहरण पवित्र ब्लाइट था जो एपिक रैंक पर मृतकों के शरीर को नियंत्रित करता था। यदि इसे संयोजनों के माध्यम से ऊपर उठाना जारी रखा जाता तो कौन जानता था कि यह कितना पागल हो जाएगा। रूनिक सिगिल के सक्रिय होने के बाद डाला गया कौशल आर्कटिक ब्रीथ और बोन स्पीयर्स ए स्टॉर्म ऑफ आइस एंड बोन्स का संयोजन था। वूम! उनके आसपास का पानी कांपने लगा और एक भयानक आवाज सुनाई दी। 2 दुल्हन्स के खिलाफ डटे ड्रैगनफिश को मौत का खतरा महसूस हुआ क्योंकि वातावरण तेजी से जमने लगा और पानी में विनाशकारी तूफान आने लगा। वूम! विनाशकारी और अस्थिर बर्फ तत्वों में लिपटे सैकड़ों घातक भाले तेजी से घूमते हुए दिखाई दिए। भालों ने पानी के चारों ओर बर्फ बना दी क्योंकि वे ड्रैगनफिश के शरीर की ओर नीचे की ओर वार करने के लिए गए थे। उनके पहुंचने से पहले ही उनमें से ठंडी रोशनी की किरणें निकली और पहले अपने लक्ष्य को भेदने लगी और फिर ठंडे हड्डियों वाले भाले खुद ही दुश्मन को छलनी करने के लिए आ गए। स्पलिच! बर्फीले हड्डियों के भालों के तूफान के रूप में घातक फेंके जाने की आवाजें सुनी जा सकती थीं, जो प्रकाश की ठंडी किरणों को ड्रैगनफिश के शरीर में घुसा और बाहर निकाल रहे थे। नूह इसे कई बार फेंक रहा था क्योंकि उसने पानी में एक ग्लेशियर बनते देखा। बर्फ और हड्डियों का तूफान विनाश की बारिश जारी रखता था क्योंकि घातक हरे भाले भी दुल्हन से बेचारी मछलियों पर गिर रहे थे। लॉस्ट वर्ल्ड में उसे जो लीजेंडरी रैंक का गहरे समुद्र का जीव मिला वह इस तरह नीचे गिर गया। उसे सांस लेने का भी समय नहीं मिला क्योंकि उस पर 2 लीजेंडरी आदिम आत्माओं के साथ साथ कोई और भी डरावना व्यक्ति था। नूह के स्टोरेज पाउच में कई कोर, एक स्किल बुक और एक आइटम दिखाई दिए जब वह उत्साहपूर्वक उन्हें देखने गया। भांवर! अपने शत्रुओं को तेजी से घूमते पानी के तूफान में खींचो जो कमजोरों को मांस और हड्डियों तक काट देगा।
गहरे समुद्र का कवच एक भारी कवच जो समुद्र के नीचे सभी दबावों को कम करने में सक्षम है जबकि अपने पहनने वाले की पूरी तरह से रक्षा करता है। ये कौशल अपने आप में शानदार था क्योंकि नूह ने इसे अपना पहला महान कवच पहनते समय ही सीख लिया था। उसके शरीर पर एक चिकना काला कवच दिखाई दिया जो अपने आसपास के पानी को सोखता हुआ प्रतीत होता था, जिससे वह समुद्र में रहने वाले व्यक्ति जैसा दिखने लगा। उसने ड्रैगनफिश के बड़े से शव को आध्यात्मिक भूमि में ले जाकर रख दिया ताकि बाद में उसे काटकर अपने लिए कुछ बना सके। उसे कुछ समय से अपने खुद के खाने का आनंद लेने का मौका नहीं मिला था। वह और भी जोश के साथ समुद्र में आगे बढ़ता रहा क्योंकि उसे एक और ऐसे जानवर के दिखने का इंतजार था जो उसके महान कौशल संग्रह में जुड़ जाएगा। नीचे की ओर यात्रा करते हुए 1 घंटे से ज्यादा समय बीत गया और आगे की ओर कंपन महसूस किया जा सकता था जो दर्शाता था कि युद्ध हो रहा था। कंपन की शक्ति का मजाक उड़ाने जैसा कुछ नहीं था, जिससे नूह ने गंभीर चेहरा बना लिया क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह से गुप्त कौशल में लिपटा हुआ था। वो आगे बढ़ा और खोज थमल आंखों का इस्तेमाल किया क्योंकि उससे कुछ समुद्री मील दूर एक दृश्य खुल गया था। ये लिक्विनिया के समान ही एक और बड़ा पानी के नीचे का शहर था, और यदि वह जो यादें चुरा रहा था वे सही थीं, तो इस गहराई पर इस शहर की स्थिति इसे बाथिपिल्जिक क्षेत्र के प्रवेश द्वार के ठीक पहले बड़े शहरों में से एक बनाती, जहां अटलांटिस पाया जा सकता था। यह एक ऐसा शहर था जहां मरफोक समृद्ध था, और यह चमकती रोशनी में भव्य रूप से खड़ा था क्योंकि एक नीली ढाल वर्तमान में पूरे शहर को कवर कर रही थी। कुछ क्षतिग्रस्त भविष्य की इमारतों को देखा जा सकता था क्योंकि वर्तमान में एक लड़ाई चल रही थी। अटलांटियन और मरफोक उन्नत प्लाज्मा गन का उपयोग कर रहे थे जो उनके दुश्मनों की ओर नीली लेजरें दाग रहे थे, जबकि अन्य लोग दुश्मनों को उड़ाने के लिए त्रिशूल लहराते हुए और अपने आसपास की शक्तिशाली पनडुब्बियों को नियंत्रित करते हुए निकट से लड़ रहे थे। नूह को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि दुश्मन वास्तव में मनुष्य थे। उसने करीब से देखा और हमलावरों की पहचान पाकर और भी हैरान हो गया। उसने उन दानव राजाओं की यादों से जाना कि उन्होंने क्या कपड़े पहने थे और वे कौन से रंग बिरंगे हुनर इस्तेमाल कर रहे थे। ये दूसरी दुनिया से आए प्राणियों के समूहों में से एक था जो वर्तमान में अपने उद्देश्यों के लिए खोई हुई दुनिया में घूम रहा था। वे विपुल शक्तियां थीं जो कुछ दुनियाओं में शक्ति का एक स्तर रखती थीं क्योंकि उनकी शक्ति प्रणाली दुनिया के मूल तत्वों पर केंद्रित थी। जब नूह ने पानी के नीचे स्थित इस शहर पर हमला करने वाले लोगों को पहचाना तो उसके मुंह से निकले शब्द सुनकर हर कोई परेशान हो गया। हाँ, मैं शिष्य बॉब मछलियों के समूह से बाधित नहीं होऊंगा। बैंगनी वस्त्र पहने एक व्यक्ति से अहंकारी शब्द निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर से एक शक्ति निकल रही थी जिसने आसपास के पानी को आसानी से दूर धकेल दिया। उसने अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे हुए थे और वो पूरी तरह से तिरस्कार से शहर को देख रहा था। उसके आसपास बैंगनी वस्त्र पहने 2 अन्य लोग भी थे जो उसकी तरह ही ठंडेपन से नीचे देख रहे थे। उनके पीछे हल्के नीले रंग के वस्त्र पहने दर्जनों अन्य मानव आकृतियां थीं। वे सभी एक प्रकार के मैदान से घिरी हुई थीं जो आसपास के पानी को दूर धकेल रहा था। इन सभी आकृतियों के ऊपर एक बैंगनी रंग की कुर्सी पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसके नीचे से प्रकाश का एक रहस्यमय बादल निकल रहा था। वो व्यक्ति शक्ति की ऐसी तरंगें छोड़ रहा था जो निश्चित रूप से पौराणिक कथाओं से भी ऊपर थीं, क्योंकि वह हमले की प्रक्रिया को अनदेखा कर रहा था। उनके वस्त्र, उनके बोलने के तरीके और उनके शब्दों में अत्यधिक अहंकार से ऐसा प्रतीत होता था कि यह वही दूसरा समूह था जो खोई हुई दुनिया में अनियंत्रित रूप से सक्रिय था, अर्थात साधक। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 147 और भी अधिक संसारों का ज्ञान। दानव राजाओं की यादों से पता चलता है कि उनके साथ खोई हुई दुनिया में कुछ समूह सक्रिय रूप से घूम रहे थे। साधना की दुनिया के प्राणी सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक थे जो राक्षसों की ताकतों से मेल खाते थे। वे आमतौर पर इस तरह से पानी के नीचे के शहरों पर हमला नहीं करते थे क्योंकि अटलांटियन और मरफोक अपने आप में एक ऐसी शक्ति थे जिनसे डरना पड़ता था, इसलिए मेरे सामने जो दृश्य चल रहा था वह देखने लायक था। घेराबंदी के तहत शहर को पानी के नीचे स्थित एक्विकाडिस शहर होना चाहिए। उनकी रक्षा के मोर्चे पर कई नियॉन कमांडर जो कि लीजेंडरी रैंक का प्रतीक थे देखे जा सकते थे, साथ ही एक गोल्ड कमांडर जो एक रैंक ऊपर था। ऐसा लग रहा था कि लड़ाई रुक गई है क्योंकि दोनों पक्षों की 2 पौराणिक आकृतियां एक दूसरे से टकराने के लिए बेतहाशा दबाव बना रही थीं। नीचे की पौराणिक आकृतियां सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही थीं। वहां 3 बैंगनी लूटे हुए साधक थे जो पौराणिक स्तर की शक्ति छोड़ रहे थे, और उनमें से एक सक्रिय रूप से हमला कर रहा था क्योंकि उसकी अभिमानी आवाज लगातार गूंज रही थी। हमारा अनुरोध सरल था, हम बस आपके विश्व के इतिहास के बारे में स्थानीय लोगों से बातचीत करना चाहते थे, फिर भी आप हमारे साथ इतना अनादरपूर्ण व्यवहार करते हैं। मार्शल अंकल, चलो इस शहर को मिट्टी में मिला दें। हम अभी कार्रवाई कर सकते हैं और बाद में सवाल पूछ सकते हैं। ये पिछड़े स्थानीय लोग ज्ञान पाने के लायक नहीं हैं।
बैंगनी वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने खुद को शिष्य बॉब कहते हुए रहस्यमयी कुर्सी पर बैठे नेता को अपनी बातें बताईं। वे खून की प्यास से जवाब का इंतजार कर रहे थे, बस शब्द का इंतजार कर रहे थे। किसानों की अपनी अपनी शक्ति की रैंकिंग थी, लेकिन यहाँ सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ने अपनी पौराणिक रैंक की शक्ति दिखाते हुए एक्विकाडस शहर को ठंडी निगाहों से देखा। उसकी मजबूत आवाज गरजती हुई चारों ओर गूंज उठी। क्या आप हमें अतिथि के रूप में ले जाएंगे और नेपच्यून के ट्राइडेंट के बारे में अपना ज्ञान साझा करेंगे, या फिर विनाश का सामना करेंगे? ये प्रश्न उस मर्मन पर लक्षित था जो एक स्वर्ण सेनापति था। उसकी शक्ति की लहरें उस सफेद लूटे हुए साधक से कम शक्तिशाली नहीं थीं। हम आक्रमणकारियों का न तो स्वागत करते हैं और न ही उनका मनोरंजन करते हैं। युद्ध में छोटा सा विराम फिर से शुरू होने वाला था, तभी चिंगारियां उड़ने लगीं, क्योंकि साधक की शक्तिशाली आवाज ने वह आदेश दिया जिससे अराजकता फैल गई। बहुत अच्छा, माउंटेन सी संप्रदाय के शिष्यों, इन मूल निवासियों को दिखाओ कि वास्तविक शक्ति क्या है। ओह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कमांड ने एक बार फिर विनाशकारी युद्ध शुरू कर दिया, क्योंकि एक्विकाडस के चारों ओर हर तरह का रंग दिखाई देने लगा। अटलांटियन और मरफोक कवच पहने और त्रिशूल फहराते हुए पहरे पर खड़े थे, और उनमें से और भी ज्यादा लोगों के पास नीले रंग की स्पंदनशील प्लाज्मा गन थी जो एक बार फिर लेजरों को शूट करने लगी। साधकों के पक्ष में मैंने पहली बार नए कौशल और क्षमताओं को देखना शुरू किया। बुद्ध की स्वर्ण हथेली, भ्रामक तलवार प्रहार, शक्ति से झरते हुए बड़े सुनहरे हथेलियां नीचे की ओर गिरी, जैसे कि काली तलवारों की धुंधली रूपरेखाएं बनी और खोई हुई दुनिया के मूल निवासियों के हमलों से टकराईं। लड़ाई जारी थी और ऐसा लग रहा था कि यह रुक गई है, जब तक कि दो आकृतियां शक्ति की पौराणिक हवाएं नहीं छोड़ती और खुद को हिलाना शुरू नहीं करती। मैंने इन नए लोगों के समूहों को देखा और मेरा उत्साह बढ़ता हुआ महसूस हुआ। वे जो योग्यताएं और कौशल इस्तेमाल कर रहे थे, वे बेहद शानदार और शक्तिशाली लग रहे थे, और मैं देखना चाहता था कि अगर वे मेरे हाथों में पड़े तो वे वास्तव में क्या गिराएंगे। मेरा फिगर, जो अभी भी छिपा हुआ था, पानी के पार चला गया और बाहरी किनारों में से एक किसान के पास पहुंचा। मैं गंभीरता से आगे बढ़ने से पहले देखना चाहता था कि उनसे किस तरह की लूट निकलेगी। मैं जिस व्यक्ति को निशाना बना रहा था, वह एक मोटे शरीर वाला व्यक्ति था, जिसने नीले रंग की पोशाक पहन रखी थी। उसके चारों ओर का पानी 2 मीटर लंबी तलवारों में बदल रहा था, जो लगातार अटलांटियन और मरफोक की ओर बढ़ रही थी, जबकि उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल रही थी। मैं बिना कोई आभास छोड़े धीरे धीरे उस आकृति के पास गया, इससे पहले कि एक चांदी जैसी रोशनी उसके शरीर को ढक ले। हम दोनों चुपचाप युद्ध के मैदान से गायब हो गए। हम एक्विकाडस शहर से कुछ समुद्री मील दूर फिर से प्रकट हुए। जब किसान ने सदमे में अपने चारों ओर देखा, तो उसे केवल एक ही उत्तर मिला, बर्फ और हड्डियों का तूफान। एपिक जोड़ कौशल ने कल्टीवेटर के शरीर को तेजी से चीर दिया, बिना किसी लड़ाई के उसकी जान ले ली, क्योंकि मैंने उसके शरीर से एक नीली रोशनी निकलती देखी। ये पहली बार था जब मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को मारा जो किसी ऐसी दुनिया के मूल से था जिसका प्रभाव दानव दुनिया से ज्यादा था। मैं उनसे कुछ दिलचस्प की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उनकी शक्ति प्रणाली उससे बहुत भिन्न थी जिसका मैं सामान्यतः उपयोग करता था। साधक की मृत्यु से जो नीली रोशनी निकली, वह एक कौशल पुस्तक और एक छोटे नीले रत्न में बदल गई। पर्वतीय सागर संप्रदाय की पहली शैली जल तलवार। आपके आसपास का पानी आपकी इच्छा के अनुरूप है। ईमेल प्रोटेक्टेड %#% $, ईमेल प्रोटेक्टेड ## में आपकी उपलब्धियां जितनी अधिक होंगी, इसकी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। ईमेल प्रोटेक्टेड $, ईमेल प्रोटेक्टेड ईमेल प्रोटेक्टेड %% ईमेल प्रोटेक्टेड $। जब मैंने कौशल की जांच की तो नई चीजों की उपस्थिति पर मेरी आंखें चमक उठीं। कुछ चीजें पढ़ने योग्य नहीं थीं, ठीक उसी तरह जैसे जब मैंने पहली बार प्लेन क्रिस्टल उठाया था। ये कुछ नया था जो मैंने या मेरे ग्रहलोक ने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने कौशल सीखा और फिर नीले रत्न को देखा, जो अभी भी अपठनीय शब्दों का एक ढेर था। इससे पहले कि मैं अपनी आंखें बंद करूं और मृत साधक की यादों को लूटने के बाद समाधान की तलाश में चला जाऊं। मुझे तेज होना था, क्योंकि दो शक्तियों के बीच लड़ाई अभी भी जारी थी, लेकिन मुझे पहले आगे बढ़ने से पहले इस नई लूट का उपयोग करना था। मैंने मन की बड़ी मात्रा के उपयोग की उपेक्षा की, क्योंकि मैंने अपना मन बना लिया था और खोई हुई दुनिया में पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद स्थानिक यात्रा का उपयोग किया। मेरी आकृति तुरंत गायब हो गई। कुछ सेकंड बीतने के बाद मुझे अंधकार महसूस हुआ, फिर एक बार फिर रोशनी आई और मैंने खुद को एक छोटे से पहाड़ पर पाया, जिस पर एक छिपा हुआ गांव था। मैंने कुछ हास्यास्पद काम किया था और फिर से दुनिया भर में यात्रा की थी, लेकिन यह इसके लायक होगा क्योंकि जो कुछ भी मेरी आंखों में अभी भी अपठनीय था, उसका मतलब था कि यह ग्रे कोर के लिए कुछ नया था। मुझे पहल करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि जिस सिस्टम का मैं आदी हो चुका था, उसकी खाली आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी।
आपको कुछ दिलचस्प चीज मिली है। सोफिया जब छिपे हुए गांव को घेरे हुए बुलबुले से बाहर निकली तो हवा में सार इकट्ठा हो गया। उसकी आंखें खाली सफेद थी जब वह मेरी ओर आते हुए बोल रही थी। मैंने उम्मीद से उसकी ओर देखा और पूछा, यह क्या है? यह किसी चीज का संचय है। मुझे इसे आसानी से समझ सकने वाले शब्दों में कहने के लिए कुछ सेकंड दीजिए। सिस्टम की आवाज गूंजी क्योंकि सार हमारे चारों ओर घूमता रहा, इससे पहले कि यह जल्दी से शांत हो जाए, और मेरे मुंह से एक आश्चर्य निकला क्योंकि नए कौशल का अपठनीय हिस्सा और कल्टीवेटर से गिरा नीला रत्न अंततः पढ़ने योग्य हो गया। पर्वतीय सागर संप्रदाय की पहली शैली जल तलवार। आपके आसपास का पानी आपकी इच्छा के अनुरूप है। जल के नियम में आपकी उपलब्धियां जितनी अधिक होंगी, इसकी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। निम्न स्तर जल क्रिस्टल। जल के नियम के संचयन वाला एक क्रिस्टल। एक नगण्य भाग समाहित है। जब मैं चमकती आंखों से नई लूट को देख रहा था तो ग्रहों की आवाज गूंजती रही। ऐसा लगता है कि साधना की दुनिया के ये प्राणी उच्च शक्ति प्रणाली के साथ खेल रहे हैं। यदि आप उनमें से और भी अधिक को मार गिराते हैं तो यह आपके कौशल और शक्ति को बहुत बढ़ावा देगा। आपके पैनल में एक अतिरिक्त तत्व होना चाहिए जो आपके नए लाभों को मापता हो। मैंने इन शब्दों पर सिर हिलाया और नए जोड़ की जांच करने चला गया, जबकि मैंने देखा कि निम्न स्तरीय जल क्रिस्टल नीले प्रकाश के कणों के रूप में मेरे शरीर में गायब हो गया। घर लाते ही अंडे रखे हैं फिरोज में, पड़ी उसका होने वाला नुकसान। प्राचीन भारत के 11 आयुर्वेद स्वास्थ्य रहस्य। आपका वजन कम हो गया है, ये वापस क्यों आ गया? नोहा ओसमोंट। व्यवसाय शिकारी। जीवन शक्ति 437। केंद्र संख्या 448। कौशल FEDCBA। रिकॉर्डा 100। भाषा समझ 100। शेर की दहाड़ 100। मौन संचार 100। कुक -65। A+ रिलीगेटर स्पीयर 100। वाटर किंग की त्वचा 100। भेदन गति 68। वार्प फ्लाइट 67। खोज थमल दृष्टि 69। S एनफीबल -100। फीनिक्स 01। शील्ड स्लाम 8। बडिंग फॉर्मा -82। रिकोशेटिंग शील्ड 1। भालू की लड़ाई शैली 1। आर्च का जुआ 1। सुलगती तलवार का प्रहार 100। मिट्टी के भाले 100। विचार त्वरण 100। संकट से बचाव 100। धन्य उत्थान 77। बर्फ और लपटों की आत्मा का अनुसरण 86। निम्न स्तरीय टेलीपैथी 55। जलीय अनुकूलन 79। S जोड़ ड्रैकोनिक कवच 100। महाकाव्य आइसबर्ग -92। इब्सोल्यूट 099। लाइफ स्टील 100। टेलीपोर्ट -100। समन होली ब्लाइट 100। हेलिश डिसेंट 78। ऑर्लिस -90। चेस ऑफ लाइटनिंग 13। माउंटेन सी सेक्ट की पहली शैली वाटर स्वॉर्ड 1। एपिक जोड़ पैशाचिक तलवार जानवर परिवर्तन -11। बर्फ और हड्डियों का तूफान -13। पौराणिक हेजेमनी का भ्रष्ट सिगिल 83। दानव राजा का हकी 86। मेमोरी प्लंडरा -15। वर्लपूल 1। अद्वितीय आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन। आदिम जादूगर स्थानिक यात्रा आकार परिवर्तन। उपकरण 3XB स्टोरेज रिंग। A स्टोरेज रिंग। S स्टोरेज पाउच। S वेल सूट फुटमैन ट्राइडेंट। EPIC किंग्सलेयर। EPIC रट किंग मास्क। EPIC प्रिज्मेटिक गार्जियन। EPIC टाइग्राई की जड़ें। लेजेंडरी डीप सी आर्मर। कानून जल का कानून 1% स्टेट पैनल में उपकरण के ठीक नीचे एक नया सेक्शन दिखाई दिया था। इस बार ये कानून नामक कुछ था। मैंने नए दिखाई देने वाले कानून पर जूम इन किया, जिसके सामने बहुत कम प्रतिशत था। जल का नियम 1% सभी जल आधारित क्षमताओं और कौशलों में 10% की वृद्धि होती है। ये वर्षों का अनुभव और संचय था जो एपिक रैंक के एक साधक ने खो दिया। मैंने उससे जो यादें लूटी, उनसे मुझे पता चला कि नामकरण की एक अलग प्रणाली थी जिसका उपयोग वे अपनी ताकत के लिए करते थे, साथ ही एक बिल्कुल नई दुनिया की यादें भी जिसके बारे में मैंने कभी अपने सबसे अजीब सपनों में भी नहीं सोचा था। महाकाव्य श्रेणी के साधक की स्मृतियों से, जिन्हें उनकी स्मृतियों के आधार पर नवजात क्षेत्र में भी साधक कहा जाता था, मेरा ज्ञान और भी अधिक बढ़ गया, क्योंकि मैंने साधना की दुनिया से बहुत सी भिन्न और अद्भुत चीजों के बारे में सीखा। खजाने प्रचुर मात्रा में थे। आध्यात्मिक भूमि के समान गुप्त क्षेत्र जैसी चीजें साधकों के लिए खोज करने के लिए अपने स्वयं के आश्चर्य रखती थीं। जिन चीजों के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, वे मेरी आंखों के सामने खुल गईं जब मैंने देखा कि सिस्टम ने कानूनों की शक्ति के रूप में क्या मात्रा निर्धारित की है, जिसे मैं अब साधकों को नीचे गिराकर बढ़ा सकता हूं और उस अनुभव और संचय तक पहुंचने के लिए बिताए गए कठिन वर्षों की यादों से इसका मिलान कर सकता हूं, जिसे मैंने लूट के रूप में चुराया था। मेरी आंखें कानून के सामने दिखाए गए नंबर पर चमक उठी, जिसने किसी भी जल तत्व कौशल की क्षति को बढ़ा दिया। अगर मैं कल्टीवेटर से इस तरह की और भी लूट प्राप्त करना जारी रख सकता हूं, तो मुझे न केवल जल तत्व कौशल के लिए, बल्कि अन्य सभी के लिए भी विशाल निष्क्रिय प्रतिशत देखने में कितना समय लगेगा। मैं फिर से उत्साह की लहरों को महसूस करने लगा क्योंकि मैं खोई हुई दुनिया में और भी जल्दी वापस जाना चाहता था। वहाँ एक शक्तिशाली दुश्मन था जो मेरे वर्तमान स्वरूप से एक रैंक ऊपर था,
लेकिन मैं अकेला नहीं था और मेरे पास अभी भी ताकत का मेरा अविश्वसनीय स्रोत था जो किसी और की सहनशक्ति के सामने नहीं हार सकता था। मृत साधक की यादों को देखने के बाद मैं उत्सुक और आशान्वित था और सोच रहा था कि वहाँ सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मुझे क्या उपहार दे सकता है। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 148। तूफानी समुद्र में शैतानी जानवर दिखाई देते हैं। मार्शल अंकल सॉफ्टस्वर्ड ने मानव और मछली के मिश्रण की आकृति को प्रभावशाली ढंग से देखा। उस प्राणी ने अपनी जंगली शक्ति को बाहर निकाला जो उसके पुनर्जन्म क्षेत्र के समान स्तर पर थी, जिससे उसे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि इन मूल निवासियों ने इस स्तर तक पहुंचने के लिए कैसे साधना की जिस तक पहुंचने में उसे वर्षों लग गए। उनकी शक्तियां कठोर लेकिन शक्तिशाली थीं। वे उस दुनिया के कानूनों या दावों को नहीं समझते थे जिसमें वे थे, और फिर भी वे उसी समय इसके द्वारा समर्थित थे। इस यात्रा के लिए उन्होंने इस दुनिया में सर्वोच्च खजाने की तलाश करने के लिए माउंटेन सी संप्रदाय के कई शिष्यों को खरीदा, जो उनके संप्रदाय को खेती की दुनिया में शीर्ष स्थान पर बढ़ाने के लिए काम करेगा। सर्वोच्च खजाना नेपच्यून का त्रिशूल पानी से जुड़ी किसी भी चीज के लिए उच्च आत्मीयता और अज्ञात शानदार क्षमता रखता था। जो लोग पानी के नियम पर विचार करने पर ध्यान केंद्रित करते थे, उनके लिए यह एक सर्वोपरि खजाना था। उनके द्वारा लाए गए शिष्यों में वायलेट कोर स्तर पर 3 बैंगनी वस्त्रधारी शिष्य, साथ ही गोल्ड कोर क्षेत्र में 10 शिष्य तथा नेसेंट कोर क्षेत्र में सैकड़ों शिष्य शामिल थे। ऐसी टीम छोटे छोटे संप्रदायों को खत्म करने में सक्षम थी, और फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसके सामने की लड़ाई कुछ परेशानी लेकर आएगी। मूल निवासियों द्वारा छोड़ी गई अपरिष्कृत शक्ति के अलावा उनके पास अजीबोगरीब हथियार और जहाज थे जो शक्तिशाली विस्फोट करते थे, जो नवजात क्षेत्र में उन लोगों की सुरक्षा को भेद सकते थे जैसे कि कुछ भी नहीं था। मार्शल अंकल सॉफ्टस्वर्ड के सामने अब एक विकल्प था, क्योंकि वह आगामी युद्ध को देख रहा था। अगर वह भाग लेता और पूरी ताकत से लड़ता तो यह एक ऐसा बिंदु होता जहां से वापसी संभव नहीं होती और हताहतों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती थी। उसका चेहरा कठोर हो गया जब उसे सर्वोच्च खजाने के बारे में भविष्यवाणी याद आई, तथा ये भी कि यदि वो खजाना उनके हाथ लग गया तो उनके पर्वतीय सागर संप्रदाय का उत्थान होगा। उन मूल निवासियों के बारे में चिंता करने की क्या बात है जिन्हें दाव की समझ नहीं है। आज मैं उन्हें कुछ ज्ञान प्रदान करूंगा। आओ। जंगली ऊर्जाओं के हिलने से एक मधुर ध्वनि गूंजने लगी। पौराणिक श्रेणी के साधक या पुनर्जन्म क्षेत्र के साधक के चारों ओर का समुद्री जल कांपने और हिलने लगा, क्योंकि यह प्राणी हिलने लगा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी तरफ गोल्डन कमांडर, पौराणिक रैंक वाला मरमन, एक त्रिशूल उठाए हुए जो पूरी तरह से काले रंग का था, वह आने वाले हमलावर को देखते हुए प्रभावशाली ढंग से खड़ा था। उसके चारों ओर अहंकार की हवा इतनी स्पष्ट थी कि वो उस साधक को उस ऊंची कुर्सी से नीचे गिरा देना चाहता था जिस पर उसने खुद को बैठाया था। उसके हाथ में त्रिशूल आगे की ओर इशारा करता हुआ पानी को हिला रहा था, जो तेजी से जम रहा था और एक ठोस दीवार बन रहा था जो साधक के हमले के प्रभाव को पूरी तरह से झेल रहा था। दोनों ने अपने हमलों के लिए अपने आसपास के समुद्र का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब था कि यह लड़ाई लंबी चलने वाली थी जब तक कि कुछ नाटकीय रूप से बदलाव न हो। अटलांटियनों के हाथों में प्लाज्मा गन से नीली लेजरें निकलती रहीं, जबकि मरफोक ने घातक पनडुब्बियों को पानी के चारों ओर घुमाकर पास आने वाली किसी भी चीज को उड़ा दिया। आसपास के शहरों में सहायता के लिए संकेत पहले ही भेजे जा चुके थे और 1 घंटे के भीतर सहायता पहुंच जानी चाहिए। लेकिन तब तक कितना नुकसान हो चुका होगा। उसके हाथ में त्रिशूल शक्तिशाली रूप से घूम रहा था और उसके चारों ओर के पानी को ढाल बना रहा था जो सभी हमलों को सोख रहा था। वह शहर से और भी अधिक उन्नत हथियार लाने का आदेश देने ही वाला था कि तभी युद्ध में बदलाव हुआ। एसेंस में हलचल मच गई, क्योंकि शक्तिशाली नई आभाएं युद्ध के मैदान में दिखाई दे रही थीं और आसपास के किसी भी साधक पर हमला कर रही थीं। युद्ध के नारे की कंपन दूर तक फैल रही थी, क्योंकि पौराणिक रैंक के कई जानवर दिखाई दे रहे थे और गहरे पानी में खून बहने लगा था। युद्ध के मैदान में टेलीपोर्ट होने वाला एक चिकना पेंगुइन अराजकता फैलाता रहा। जो भी एपिक साधकों को अपने सामने पाता उन्हें मार गिराता रहा। पानी में एक बड़ा सफेद मांबा घूम रहा था जो पूरा निगल जाता था और जो कुछ भी उसके हाथ में आता उसे मौत के घाट उतार देता था। इस तरह के कई जानवर दिखाई दिए और अराजकता फैलाई, लेकिन सबसे खतरनाक एक सफेद फर वाला जानवर था जो एक घातक तलवार उठाए हुए था। इस जानवर के सिर से 2 सींग निकले हुए थे जो 8 मीटर से ज्यादा बड़ा था और इंसान और भालू का मिश्रण जैसा दिख रहा था। जैसे ही वो पशु प्रकट हुआ, बैंगनी वस्त्र पहने एक साधक, जो कि पौराणिक श्रेणी में था, ने महसूस किया कि एक ठंडी तलवार उसके शरीर में घुस गई है। विनाशकारी ऊर्जाओं ने उसके सभी सुरक्षा बलों को निष्क्रिय कर दिया तथा उसकी मांसपेशियां और हड्डियां नष्ट हो गईं। शिष्य बॉब गिर गया था। फिंडिश स्वॉर्ड बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ने मरफोक और कल्टिवेटर दोनों के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी।
ये सिर्फ एक अवतार नहीं था जो उपयोगकर्ता के शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था, यह एक पूर्ण परिवर्तन था जिसने उपयोगकर्ता के शरीर को बदल दिया। फिंडिश बेस्ट से शक्तिशाली शक्ति निकल रही थी क्योंकि उसके चारों ओर का समुद्र बर्फ के टुकड़ों में जम गया था। इसका ब्लेड कल्टिवेटर की ओर इशारा कर रहा था क्योंकि यह समुद्र में शानदार ढंग से तैर रहा था। मार्शल अंकल सॉफ्टस्वर्ड ने वायलेट को रियल शिष्य की मृत्यु देखी और चिल्लाया, जानवर, तुमने घुसपैठ करने और माउंटेन सी संप्रदाय के एक शिष्य की जान लेने की हिम्मत की। मिथिकल रैंक वाले या पुनर्जन्म क्षेत्र के साधक की पूरी ताकत तब फूट पड़ी जब उनके पक्ष में भारी नुकसान हुआ। साधकों ने नए दिखाई देने वाले जानवरों से बचकर मार्शल अंकल के साथ मिलकर इकट्ठा होने की कोशिश की। पर्वत सागर संप्रदाय के शिष्यों, शत्रु के घात से डरो मत और वापस लड़ो। मुझे अपनी ऊर्जा उधार दो, गठन में शामिल हो जाओ और मुझे पर्वत सागर संप्रदाय की छठी शैली ड्रैगन फॉर्म को सक्रिय करने में मदद करो। हुओम। जब साधक नए नए दुश्मनों के खिलाफ समूह में शामिल हुए तो सार का घना संग्रह हुआ। प्लाज्मा गन का उपयोग करके अटलांटियन से लेजर लगातार निकल रहे थे, जबकि और भी अधिक मरफोक अपने त्रिशूलों से प्रकाश की किरणें निकाल रहे थे। गोल्डन कमांडर ने राहत की सांस लेते हुए नूह के राक्षसी जानवर की आकृति की ओर रुख किया। भाई, मैं तुम्हारे ऊपर चैंपियन के त्रिशूल का निशान महसूस कर सकता हूँ। हमारी सहायता के लिए आने के लिए धन्यवाद। पौराणिक कमांडर सावधान था क्योंकि उसने ये शक्ति देखी थी जिसे उसने पहले कभी किसी अटलांटियन या मरफोक में प्रदर्शित होते नहीं देखा था, लेकिन चैंपियन के टोकन की पहचान गलत नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने जांच के लिए एक टेलीपैथिक संदेश भेजा। एक संदेश प्राप्त करने के बाद उसका चेहरा और भी शांत हो गया। यह कोई छोटी सी बात है, हमें आक्रमणकारियों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। आओ, हम सब मिलकर इन कृषकों को खत्म करने का काम करें। जैसे ही साधक की संरचना पूर्ण रूप से दृष्टिगोचर हुई, दुष्ट तलवारधारी जानवर के शरीर से एक दूरसंवेदी संदेश निकला। पर्वतीय सागर संप्रदाय की छठी शैली ड्रैगन फॉर्म पूरी तरह से सक्रिय थी। वूम। साधकों के चारों ओर का जल विकृत और संघनित हो गया, जिससे अनेक साधक नोड्स के रूप में प्रयोग होने लगे। नीले प्रकाश के अनेक बिंदु बन गए और एक भव्य ड्रैगन के आकार में आ गए। पौराणिक श्रेणी का साधक इस पारदर्शी जल ड्रैगन के शीर्ष पर खड़ा होकर शक्तिशाली ऊर्जा छोड़ रहा था। उसके चारों ओर की नीली रोशनी गठन में हर दूसरे साधक को मात दे रही थी। ड्रैगन पूरी तरह से बन गया क्योंकि उसके पूरे शरीर पर चमकते नीले रंग के तराजू छा गए थे। गहरे समुद्र में एक शानदार नीला ड्रैगन दिखाई दिया था। एक तरफ मरफोक और अटलांटियन, दूसरी तरफ साधकों का एक घातक गठन, दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 149 पौराणिक कथाओं के विरुद्ध। एक चमकदार नीला ड्रैगन समुद्र की गहराई में शानदार ढंग से खड़ा था और जानवरों, अटलांटियन और मरफोक के एक समूह का सामना कर रहा था। ब्लू ड्रैगन पर्वतीय सागर संप्रदाय की छठी शैली ड्रैगन रूप के गठन से बना था। इस रूप को बनाए रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए सैकड़ों शिष्य एक साथ आए, क्योंकि पुनर्जन्म क्षेत्र के साधक ने मिथिकल रैंक की जंगली ताकत को बाहर निकालते हुए ब्लू ड्रैगन के सबसे आगे खड़े थे। अटलांटियनों द्वारा धारण किए गए प्लाज्मा गन से लेजरों का उत्सर्जन जारी रहा, जबकि मरफोक द्वारा लहराए जा रहे त्रिशूलों से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। गोल्डन कमांडर उस दुष्ट तलवारधारी जानवर के पास खड़ा था जो वास्तव में नूह था, और वह आने वाले ब्लू ड्रैगन का सामना करने के लिए मानसिक रूप से संदेश भेज रहा था। मैं इसे दाईं ओर से घेर लूंगा और इस भयानक संरचना को बनाए रखने वाले प्राणियों के बीच के संबंध को तोड़ने की कोशिश करूंगा। अगर आप और आपके दोस्त इसका ध्यान भंग कर सके तो हम इसे नीचे गिरा सकते हैं। जल मानव अपने त्रिशूल को अपने सामने घुमाते हुए शान से खड़ा था। चारों ओर का जल मानो उसकी आज्ञा का पालन कर रहा था तथा चारों ओर ठोस होकर उसके चारों ओर अनेक ढालें बन रही थीं। रूपांतरित नूह ने सिर हिलाया, जबकि अन्य महान जानवर उसके चारों ओर एकत्र हो गए। उनमें से एक विशेष चिकना पेंगुइन अपने सिर को ऊंचा उठाए हुए आने वाले नीले ड्रैगन को अहंकार से देख रहा था। जैसे ही प्रभाव निकट आया, लाल रंग से जड़ी एक चमकदार नीली निशानी केंद्र में स्थित पैशाचिक तलवार जानवर से फैल गई तथा उसके चारों ओर मौजूद हर प्राणी को अपने में लपेट लिया। ब्लू ड्रैगन में जिन लोगों को उसने शत्रुओं के रूप में नामित किया था, उन्हें कमजोरी और भारी दबाव महसूस हुआ, क्योंकि हेगेमोनी का भ्रष्ट सिगिल दानव राजा की हकीक के साथ मिश्रित था, जबकि अटलांटियन, मरफोक और पौराणिक जानवरों ने अपनी शक्ति को उत्साह में महसूस किया। नूह ने नीले ड्रैगन की आने वाली आकृति को देखा। उसके होठों से हल्के शब्द निकले। परम शून्य। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भंवर, बर्फ और हड्डियों का स्टॉर्म। वूम। पौराणिक और महाकाव्य कौशल के लगातार प्रदर्शन से समुद्र में कंपन पैदा हुआ। बर्फ के नुकीले भाले सफेद मांबा के चारों ओर घूमने लगे। सम्राट पेंगुइन पर एक चांदी जैसी रोशनी बनने लगी जो शक्ति से स्पंदित थी,
और अन्य जानवर भी शक्तिशाली शक्ति से स्पंदित हुए क्योंकि उनके व्यक्तिगत कौशल का प्रदर्शन किया गया था। समुद्र में एक अविश्वसनीय प्रक्रिया शुरू हुई, जहां भागते हुए ब्लू ड्रैगन के आसपास का पानी जमने लगा और बर्फ से ढकने लगा। पानी जमने लगा और बर्फ के टुकड़े और हड्डियां ब्लू ड्रैगन के शरीर पर घूमने और घिसने लगी, जिससे घुटन भरा दृश्य पैदा हो गया। कई कौशलों के संयोजन से यह घातक साबित हुआ क्योंकि नूह ने खेती की दुनिया से आने वाले पौराणिक श्रेणी के शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ कोई खेल नहीं खेला। पर्वत सागर संप्रदाय के शिष्यों, अपने मूल को जला दो और मुझे अपनी शक्ति उधार दो। ब्लू ड्रैगन के दहाड़ने पर एक कर्कश आवाज गूंजी। नीली रोशनी की एक लहर ने तीखी बर्फ और हड्डियों के भंवर को दूर कर दिया। नीली रोशनी शक्तिशाली रूप से फैल गई क्योंकि बर्फ में लिपटा समुद्र तापमान में बढ़ गया और फिर से सामान्य हो गया। ब्लू ड्रैगन के गठन के माध्यम से शक्ति की गड़गड़ाहट हुई, जिसे कई साधकों ने घातक प्रहार के रूप में शक्ति दी। ड्रैगन की सांस, वूम, एक मधुर ध्वनि गूंजी। ब्लू ड्रैगन का सिर खुला और भयानक कंपन होने लगा क्योंकि इसके चारों ओर का पानी एक बड़े भंवर में बदल गया, जो एक्विकाडिस शहर के सामने खड़ी सेनाओं की ओर टूट पड़ा। मर्मन गोल्डन कमांडर का चेहरा गंभीर था क्योंकि उसने देखा कि लेजर और उन्नत हथियार आने वाले हमले को रोक नहीं पा रहे थे। उसके हाथों में काला त्रिशूल कांप रहा था क्योंकि वो शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ा और एक कौशल का इस्तेमाल किया। आप में जन्मे और पले बड़े आपके बच्चे एक बार फिर आपकी सुरक्षा चाहते हैं। समुद्र का क्रोध, गड़गड़ाहट। पौराणिक मरमैन से निकले शब्दों ने नूह के सिर को घुमाया और उसने आने वाले विनाशकारी हमले को रोकने के लिए अपने कौशल का इस्तेमाल करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने आसपास के पानी में चीख महसूस की और क्रोध की भावनाएं फूट पड़ीं, जो उनके सामने विशाल नीले हाथों में बदल गईं। उसके रूपांतरित जानवर रूप ने अचंभे में अपना मुंह खोला क्योंकि उसने देखा कि उनके चारों ओर पानी से विशाल नीले हाथ बन रहे थे और ब्लू ड्रैगन से आने वाली विनाशकारी सांस को पकड़ रहे थे। हाथों ने सांस के भंवर को ऐसे जकड़ लिया जैसे कि वो कोई भौतिक चीज हो। विस्फोटक ध्वनि होने से पहले उसे अपनी जगह पर थामे रखा। धमाका। जैसे ही सभी को पीछे धकेला गया, लहरें और कंपन केंद्र से फैल गए। कुछ सेकंड के बाद पानी शांत हो गया। पौराणिक मरमैन के चेहरे पर एक सख्त भाव था क्योंकि वह उस चमकदार नीले ड्रैगन को देख रहा था जिसे पीछे धकेल दिया गया था, और फिर भी वह शक्तिशाली रूप से खड़ा था। हाँ, आपको लगता है कि आप नवजात, स्वर्ण और बैंगनी कोर चरणों में कई शिष्यों के गठन को तोड़ सकते हैं, साथ ही पुनर्जन्म क्षेत्र में किसी को उनका नेतृत्व करने से रोक सकते हैं। आपके जीवित रहने का एकमात्र मौका तब होता जब आप इस गठन को बनने से पहले ही रोक देते। अब आप केवल मौत का सामना कर सकते हैं। पौराणिक श्रेणी का साधक जो स्वयं को पुनर्जन्म क्षेत्र का व्यक्ति कहता था, नीले ड्रैगन के शीर्ष पर खड़ा था और पौराणिक श्रेणी के मरमैन को प्रभावशाली ढंग से देख रहा था। उसे लगा कि यह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो उसे खतरे में डाल सकता है, क्योंकि जब तक उसे पर्वतीय सागर संप्रदाय की छठी शैली ड्रैगन रूप में सभी की ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी, तब तक उसके समान स्तर के किसी व्यक्ति को भी आगे बढ़ने से पहले कुछ समय लेना होगा। हालांकि उसके अहंकारी शब्दों के उल्लेख पर नूह के रूपांतरित चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी चमकी जब उसने ब्लू ड्रैगन में कई साधकों की आकृतियों को देखा। केवल दो ही बचे थे जो पौराणिक श्रेणी में थे, एक उसके ब्लेड से गिर गया था और सबसे आगे पौराणिक साधक था। हालांकि बाकी सभी महाकाव्य श्रेणी के थे। उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे कोई योजना बन गई हो, और उसने जल्दी से एक निश्चित कौशल का विवरण फिर से पढ़ा जो उसे कुछ समय पहले ही प्राप्त हुआ था, जिसका उसे अभी तक उपयोग नहीं करना था। बिजली की जंजीर। जब तक ऊर्जा प्रदान की जाती है तब तक ही कौशल के समान रंग पर किसी भी प्राणी को भयावह बिजली से बांधता है। उसकी चमकती हुई आंखें उन बहुत से साधकों को देख रही थीं जो विशाल ब्लू ड्रैगन को बनाने के लिए नोड्स के रूप में काम कर रहे थे, जो फिर से उनकी ओर दहाड़ रहा था। कौशल केवल एपिक रैंक का था, इसलिए केवल उस रैंक या उससे कम वाले लोग ही प्रभावित होंगे, लेकिन ये पर्याप्त से अधिक होगा। नूह के जानवर के रूप में परिवर्तित चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी क्योंकि उसने कई एपिक रैंक वाले साधकों को निशाना बनाया था जिन्हें गोल्ड कोर साधक के रूप में भी जाना जाता था, और रैंक में उनसे नीचे के लोगों को उसने चेन ऑफ लाइटनिंग डाला था। ज़ज़ैप। चीखें गूंजने के साथ ही दौड़ते हुए ब्लू ड्रैगन के अंदर हल्के नीले रंग की छटा फैल गई, और वह शक्तिशाली संरचना जिसने एक अजेय ड्रैगन का निर्माण किया था, जो अटलांटियन और मरफोक की ओर दौड़ रहा था, ठहर गया। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 150 मिथकों के विरुद्ध 2। मार्शल अंकल सॉफ्टस्वर्ड ने अचंभित होकर देखा कि ड्रैगन फॉर्म गठन जो कई संप्रदायों द्वारा प्रसिद्ध था, अचानक रुक गया। ये गठन बहुत शक्तिशाली था क्योंकि इसने फॉर्म को सक्रिय रखने और माउंटेन सी सेक्ट के दुश्मनों को नष्ट करने के लिए कई साधकों की ऊर्जा का उपयोग किया। फिर भी इस समय पानी के एक ऐसे शरीर में जहां पर्वतीय सागर संप्रदाय की छठी शैली ड्रैगन फॉर्म की क्षमताओं को और भी बढ़ाया जाना चाहिए था,
ये पूरी तरह से रुक गया था क्योंकि गोल्ड और नेसेंट कोर के शिष्य नीली बिजली के आंख में लिपटे हुए थे। नीली बिजली ने उन सभी को अंधाधुंध तरीके से घेर लिया और शिष्यों को अपनी जगह पर जकड़ते हुए आघात पहुंचाना शुरू कर दिया। मार्शल अंकल सॉफ्टस्वर्ड का चेहरा कठोर हो गया क्योंकि उन्होंने पाया कि जब उन्होंने ब्लू ड्रैगन में कई शिष्यों के चारों ओर लिपटी बिजली को बाधित करने के लिए अपनी पुनर्जन्म क्षेत्र ऊर्जा भेजी थी, तब भी यह कुछ भी नहीं कर रही थी। सदमा, उसका दिमाग घूम गया क्योंकि उसने सोचा कि आखिर किस विशेषज्ञ ने उसे अनदेखा किया था जो इतना अनोखा कौशल कर सकता था जिसे वह भी नहीं तोड़ सकता था। सवाल ये था कि इसने केवल गोल्ड और नेसेंट कोर के लोगों को ही क्यों निशाना बनाया और वायलट कोर के बाकी शिष्यों के साथ साथ उसे भी अछूता क्यों छोड़ दिया। उसका दिमाग बहुत तेज गति से काम कर रहा था क्योंकि वह समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा था। पानी के समुद्र के बीच उसके चेहरे पर पसीना टपक रहा था क्योंकि जिस ब्लू ड्रैगन फॉर्म को वह नियंत्रित कर रहा था वह रुक गया था। शिष्यों के चेहरों पर दर्द समय के साथ बढ़ता गया क्योंकि जिन पर वे हमला कर रहे थे उन्होंने भी जवाबी हमला करना शुरू कर दिया। उनमें से एक शिष्य भी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए ब्लू ड्रैगन पर हमला करने के लिए अपने स्पंदित त्रिशूल के साथ सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहा था। कुछ सेकंड बाद नेसेंट कोर के शिष्यों ने मरते समय चीखना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें बांधने वाली बिजली ने बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया था और उनकी आकृतियां जलकर राख हो गई थीं। मार्शल अंकल सॉफ्टस्वर्ड का चेहरा लाल हो गया और वह चिल्लाने लगे, तुम्हारे जैसा शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर शिष्यों को क्यों निशाना बना रहा है? बाहर आओ और मेरा सामना करो। उसकी चीखों का जवाब अटलांटियन और मरफोक के और हमलों से मिला क्योंकि उन्हें दुश्मन की तरफ से कुछ गड़बड़ लगी और उन्होंने और भी हमले किए। लेजर और विस्फोटक हथियार ले जाने वाली पनडुब्बियां ब्लू ड्रैगन के पास पहुंची जो ऐसा लग रहा था कि जगह पर टिका हुआ है क्योंकि उसके अंदर रंग बिरंगी बिजली चमक रही थी। बीच बीच में पॉप की आवाजें गूंज रही थी क्योंकि ज्यादा से ज्यादा शिष्य मौत का सामना कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि माउंटेन सी सेक्ट इसे चुपचाप सहन कर लेगा? हम आपको ढूंढ लेंगे। मार्शल अंकल सॉफ्टस्वर्ड गुस्से में थे क्योंकि वे बिजली की जंजीरों को तोड़ने और अपने संप्रदाय के शिष्यों की जान लेने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। उनका क्रोध भरा चेहरा शेष 2 वायलट कोर शिष्यों की ओर देख रहा था क्योंकि उन्होंने उनकी ओर एक संदेश भेजा था। शिष्य डेरेन, शिष्या लाना, आप सभी को भाग जाना चाहिए और उन अन्य संप्रदायों को संदेश देना चाहिए जो हमारे साथ इस दुनिया में उतरे हैं। हम साधना की दुनिया से इस तरह आसानी से परेशान नहीं होते। जब वह चुपचाप ये आदेश दे रहा था तो उसका चेहरा भावशून्य था। वह लगातार सुनाई देने वाली चीखों से विचलित न होने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह अपने शिष्यों की बहुत परवाह करता था क्योंकि वह उन्हें बढ़ते हुए देखता था और उन्हें वह सब सिखाता था जो उन्हें उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जानना जरूरी था जहां वे अब हैं। भले ही वह उन सभी को न बचा सके, लेकिन वह कुछ को बचा लेगा और इस अपमान के बारे में और भी विशेषज्ञों को बताएगा। मार्शल अंकल, आइए हम आपके साथ मौत तक लड़ें। वायलट कोर के 2 शिष्य अनिच्छुक थे क्योंकि उन्होंने संदेश दिया था। वे अपने सामने के दृश्य को देखना नहीं चाहते थे जहां बिजली की श्रृंखलाएं उन शिष्यों के जीवन को काट रही थी जिन्हें वे संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद से जानते थे। नहीं, वो मछली मेरे जैसी ही शक्ति छोड़ रही है और शैतान हमारे शिष्यों की जान ले रहा है जो उसी शक्ति का होना चाहिए। मैं पीछे रहूंगा और उन्हें रोक लूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं जीवित वापस आ पाऊंगा या नहीं। उसकी आवाज उदास थी क्योंकि उसने घातक हमलों को आते देखा। उनके चारों ओर बर्फ जम रही थी और बर्फ और हड्डियों के भाले नीले ड्रैगन के शानदार तराजू को चीरने के लिए बन रहे थे। ड्रैगन की सांस की तुलना में कम ताकत का एक भंवर भी उनके चारों ओर तीखे भालों के अराजक घुमाव का कारण बनता हुआ दिखाई दिया, जो और भी घातक था क्योंकि नीले ड्रैगन के तराजू पर चिप्स दिखाई देने लगे थे। समूह के पुच्छ भाग और पंजों में स्थित शिष्य या तो पहले ही बिजली की जंजीरों से मारे जा चुके थे या अब इन नए हमलों के कारण टुकड़े टुकड़े हो गए थे। मार्शल अंकल, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने वायलट कोर शिष्यों की चीखों को अनदेखा कर दिया क्योंकि उन्होंने अपनी पुनर्जन्म क्षेत्र ऊर्जाओं को उनकी ओर भेजा। उन्हें पर्वतीय सागर संप्रदाय की छठी शैली ड्रैगन रूप गठन से बाहर ले गए। दोनों शिष्यों के चेहरे अनिच्छुक थे क्योंकि उनके आकार ब्लू ड्रैगन के बाहर दिखाई दिए और वे समुद्र की गहराई में भागने लगे। वे अपने मार्शल अंकल के बलिदान को बर्बाद नहीं करेंगे। अटलांटियन और मरफोक ने इन 2 आकृतियों को भागते हुए देखा, जबकि कई पनडुब्बियां उनका पीछा करने के लिए आगे बढ़ीं। दूसरी तरफ जहां शैतानी जानवर रुके हुए ब्लू ड्रैगन पर लगातार हमले कर रहे थे, उनमें से एक के गायब होते ही एक चांदी जैसी रोशनी चमक उठी, जिसके तुरंत बाद युद्ध की पुकार गूंज उठी। मार्शल अंकल सॉफ्टस्वर्ड ने रक्तवर्णित आंखों से अपने चारों ओर देखा क्योंकि अधिक से अधिक शिष्य बिजली से गिर रहे थे जो उन्हें बांध रही थी या शक्तिशाली हमलों से जो ब्लू ड्रैगन को चीर रहे थे। मेरे शिष्यों, मुझे खेद है।
उसके मुंह से दर्दनाक शब्द निकले जब उसने उन शिष्यों की ओर देखा जिन्हें बचाने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था, और उसने पर्वतीय सागर संप्रदाय की छठी शैली ड्रैगन फॉर्म के गठन का नियंत्रण छोड़ दिया। आह! और भी ज्यादा चीखें गूंज उठी क्योंकि संरचना से सुरक्षा कमजोर हो गई और टूट गई। तेज गति से चलने वाले दुश्मन जिनके चेहरे शेरों जैसे थे, जिनके पंख चौड़े और डंकादार थे, वे समुद्र में बिना किसी परेशानी के घूम रहे थे और जंजीरों में बंधे और अलग थलग पड़े शिष्यों की जान ले रहे थे, जबकि उनके आसपास के दूसरे जानवर और अटलांटिस और भी ज्यादा क्रूर हमले कर रहे थे। मार्शल अंकल सॉफ्टस्वॉर्ड के दिल में दर्द होने लगा जब उसने खून से लथपथ आंखों से उन दुश्मनों को देखा जिन्होंने ये सब किया था। उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया जब उसने कोई और चीखें सुनना बंद कर दिया और दुश्मनों ने अपने धड़कते हथियारों और त्रिशूलों को उसकी ओर निशाना बनाते हुए महसूस किया। वह अकेला बचा हुआ था। उसे उम्मीद थी कि शिष्य डेरेन और शिष्य लाना दूसरे संप्रदायों तक ये बात पहुंचाने में सक्षम होंगे ताकि वे किनारे पर खेलना बंद कर सकें और इन अज्ञानी मछलियों पर हमला करने के लिए गंभीरता से आगे बढ़ सकें। उसके शरीर से शक्ति के कंपन निकले क्योंकि वह रहस्यमय आसन जिस पर वह पहले बैठा था फिर से प्रकट हुआ और वह उस पर बैठ गया। वह दुश्मनों से घिरा हुआ था, इसलिए वह भव्य और शानदार दिख रहा था। पुनर्जन्म क्षेत्र की शक्ति की तरंगों को छोड़ते हुए मरमैन ने अपनी तीखी कांटे को उसकी ओर तान दिया, क्योंकि जो राक्षसी जानवर प्रकट हुए थे और अस्थिरता पैदा कर रहे थे वे अपने हमलों के लिए तैयार थे। मैंने सैकड़ों साल दुनिया के नियमों के बारे में सीखते हुए जिया है। मेरी उपलब्धियां छोटी नहीं थीं और मैं साधना की दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। मैं उन मूर्खों के झांसे में नहीं आऊंगा जिन्होंने दाव का एक टुकड़ा भी नहीं छुआ है। उसकी आंखें क्रोध से चमक उठी और उसके शरीर में शक्ति दौड़ गई। पर्वतीय सागर संप्रदाय की 5वीं शैली सम्राट का अवतरण। वूम! उसके शरीर के चारों ओर एक शक्तिशाली सम्राट की पारदर्शी रूपरेखा के रूप में उसके केंद्र से एक नीली नाड़ी निकली। उसके सिर पर एक पारदर्शी नीला मुकुट दिखाई दिया, जबकि उसे शाही वस्त्र पहनाए गए थे। जब उसने अपने चारों ओर दुश्मनों को देखा तो उसका शरीर शक्ति से भर गया। अध्याय समाप्त। आज के लिए इतना ही। आगे देखेंगे कि नूह को इसकी शक्ति की सीमा का भी पता नहीं था क्योंकि वह टॉवर से नीचे उतरता जा रहा था। उसे पता था कि इससे दबाव बढ़ जाएगा जिससे सबसे औसत मिथिकल व्यक्ति भी घुटनों पर आ जाएगा। उसने उसी दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं जारी रखूंगा। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।